ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट वाले सेशन भाई हम लोगों ने सेमीकंडक्टर डायोड यानी चैप्टर नंबर 33 को कवर कर लिया था। आज के सेशन भाई हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 34, जिसमें हम लोग को पढ़ना है ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे भाई टोटल आपका 100 क्वेश्चन दिया गया है। तो आज के सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर कर लें। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले भाई आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में ध्यान देना है कि ट्रांजिस्टर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है भाई। जैसे अगर आप आगे के चैप्टर को देखते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 35, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है ट्रांजिस्टर बाइसिंग भाई। फिर आपका चैप्टर नंबर 36 है, इसमें हम लोग को पढ़ना है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। फिर आपका चैप्टर नंबर 37 है भाई, इसमें हम लोग को पढ़ना है मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। फिर आपका चैप्टर नंबर 38 है भाई, इसमें हम लोग को पढ़ना है एम्पलीफायर विथ नेगेटिव फीडबैक भाई। ओके, तो आप देखिए भाई यहाँ पे कि आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी के सभी चैप्टर्स ट्रांजिस्टर से ही रिलेटेड हैं। ओके, तो ट्रांजिस्टर अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है भाई, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई ट्रांजिस्टर का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा है भाई, क्योंकि बाइसिंग को छोड़ करके नीचे में जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं भाई सारा का सारा एप्लीकेशन ही तो है, सारा का सारा एम्पलीफायर ही तो है। जैसे आप ट्रांजिस्टर जब आप पढ़ेंगे भाई तो यहाँ पे 3 मोड होता है। एक तो है भाई आपका कट ऑफ मोड, यानी आपका, उसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ भाई, ठीक है ना। कट ऑफ मोड में क्या होता है भाई, ट्रांजिस्टर ऑफ होता है, मतलब एज अ ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा। फिर एक होता है सैचुरेशन भाई, सैचुरेशन मतलब ऑन, मतलब स्विच ऑन की तरह बिहेव करता है। एक होता है एक्टिव मोड भाई, तो एक्टिव मोड में क्या होता है आपका, ये एज अ एम्पलीफायर तरह बिहेव करता है भाई। ओके, तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 34 है, इसमें भाई जितने भी 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी के सभी ट्रांजिस्टर के कंस्ट्रक्शन से, या फिर कहिए ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, यानी जो बेसिक प्रिंसिपल भाई वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। या फिर इसमें जो हम लोग 3 कनेक्शन पढ़ते हैं भाई, जैसे कॉमन बेस हो गया, कॉमन एमीटर हो गया, कॉमन कलेक्टर हो गया, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसमें हम लोग को एक डीसी लोड लाइन पढ़ना होता है भाई, ठीक है ना। जैसे आप ट्रांजिस्टर बाइसिंग का मतलब क्या है कि भाई हम लोग जैसे एम्पलीफिकेशन में हम लोग डायरेक्ट वीक सिग्नल को ट्रांजिस्टर में नहीं देते हैं भाई, हम लोग सबसे पहले उसमें डीसी सप्लाई देते हैं। डीसी सप्लाई देने से क्या होता है, आपका एक डीसी लोड लाइन बनता है। ये मान लेते हैं वीसी है भाई, ये मेरा मान लेते हैं आईसी, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स होता है जिसको हम लोग क्यू पॉइंट बोलते हैं भाई, ठीक है ना। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ वीसी होगा, यहाँ पे कुछ आईसी होगा भाई। तो डीसी बाइसिंग से, यानी डीसी बाइसिंग करने से भाई हम लोग एक ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स होता है और फिर हम लोग एक तरीके से वीक सिग्नल को ट्रांजिस्टर में इनपुट देते हैं भाई, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा भाई, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। ओके ना, तो यहाँ पे आपको पेशेंस के साथ चलना भाई, क्योंकि आगे वाले मतलब आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी के सभी ट्रांजिस्टर से ही रिलेटेड हैं। ओके, तो आज के सेशन को भाई हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले भाई आपका जो सेमीकंडक्टर डायोड वाला चैप्टर था, इसमें एक चीज़ मुझे बताना भाई आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। जैसे हम लोगों ने भाई इसमें रेक्टिफायर पढ़ा था और ये आपका फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत होता है कि ये ब्रिज कैसे बनाया जाता है ना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट याद करते होंगे भाई कि ये डायोड को ऐसे लगाना है, फिर ऐसे लगाना है, तो उसको रटना नहीं भाई, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट होता है। या फिर जैसे ये तो सिंगल फेज का है आपका, सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। अगर आप 3 फेज में आते हैं भाई, तो 3 फेज में देखिए, 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर में देखिए यहाँ पे 6 डायोड लगे भाई। तो इसमें भी एक ब्रिज टाइप पढ़ना होता है हम लोग, है ना। यहाँ पे 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर, तो भाई ये ब्रिज कैसे बनता है ना। इसके लिए भी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। मेन हम लोग को भाई यहाँ पे इसके लिए देखना है कि भाई ये कैसे बनाया जाता है। या फिर बहुत लंबे समय के लिए भाई अगर हम लोग रिविजन नहीं कर रहे हैं, तो आपको अगर कोई डायरेक्ट बनाने के लिए बोल दिया जाए भाई, है ना, तो कैसे बनाएंगे, तो उसके पीछे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। देखिए भाई हम लोग को यहाँ पे 2 कॉन्फ़िगरेशन याद रखना होता है। एक है कॉमन एनोड और एक होता है भाई कॉमन कैथोड। तो क्योंकि भाई हम लोग को एक ब्रिज बनाना था, यहाँ पे हम लोग को चार डायोड चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 डायोड यूज़ करते हैं भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले ब्रिज का सिंबल इस तरीके से होता था, ऐसा बना लीजिए आप। ओके, इसको और थोड़ा बड़ा बनाते हैं।
ठीक है भाई, ये मान लेते हैं मेरा पहला डायोड है, और इधर वाले को यानी जो एरो है भाई इसको एनोड बोलते हैं, ये जो बार इधर कैथोड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम लोग सबसे पहले कॉमन एनोड की बात कर रहे हैं भाई, तो इस ट्रांजिस्टर का तो ये एनोड हो गया, सॉरी डायोड का ये एनोड हो गया। उसी तरीके से इसको हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे ताकि ये दोनों ट्रांजिस्टर का जो एनोड है भाई एक साथ जोड़ सकें। इसका एनोड हो गया, इसका इधर कैथोड हो गया भाई, तो ये दोनों एनोड को आप एक साथ जोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं कॉमन एनोड, क्योंकि भाई दोनों का एनोड एक साथ जोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को कॉमन कैथोड करना भाई, तो कैथोड के लिए इस तरीके से दिखा देते हैं। ओके, ये इसका कैथोड हो गया भाई। उसी तरीके से इसका ये कैथोड हो गया, तो दोनों कैथोड को एक साथ जोड़ दीजिए भाई। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो भाई ये कॉमन कैथोड हो गया, कॉमन एनोड हो गया, और जो रिमेनिंग ये जो पॉइंट है इसको आप दोनों को मिला दीजिए। तो ये बन गया भाई मेरा ब्रिज। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई हम लोग किस साइड में, नहीं यहाँ पे दो कॉर्नर है ना, जैसे ये हो गया भाई ए डैश, और एक ये हो गया भाई मान लो बी और बी डैश। तो भाई सप्लाई हम लोग कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो हमेशा ध्यान देना है कि भाई सप्लाई हम लोग वहीं पे कनेक्ट करेंगे जहाँ पे इसका कैथोड और यहाँ पे एनोड, मतलब अल्टरनेट होने चाहिए भाई। ठीक है ना, क्लियर है। जैसे मान लेते भाई यहाँ से मैं दो टर्मिनल है ना, ये दो कॉर्नर जो है हम लोग थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं। ठीक है, इसके क्रॉस भाई मान लेते मैंने सप्लाई लगा दिया, और क्योंकि हम लोग एसी सप्लाई देते भाई एज ए इनपुट, क्लियर है। और इसके क्रॉस मैंने यहाँ पे लोड लगा दिया भाई, ये जो दो रिमेनिंग तार है ना इसके क्रॉस यहाँ पे मैंने लोड लगा दिया, क्लियर है। तो अब देखिए मान लेते भाई हम लोग यहाँ पे इनपुट दे रहे साइनसोइडल, तो भाई हाफ पॉजिटिव केस मान लीजिए ये प्लस है, मेरा माइनस है, इसका मतलब क्या ये तार आएगा। तो इस केस में देखिए ये प्लस, मतलब भाई ये वाला मान लेते इसको D1 बोल देते हैं, इसको D2 बोल देते हैं, इसको D3 बोल देते हैं, और इसको D4 बोल देते हैं भाई। ठीक है ना, तो D1 मेरा फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा भाई, क्योंकि ये प्लस है, और माइनस वाला टर्मिनल देखें ना यहाँ पे आएगा। इसका मतलब क्या, माइनस मतलब क्या, ये यानी एक बार में D1 और D3 एक तरीके से क्या होंगे, ये शॉर्ट हो जाएंगे भाई, और ये दोनों जो है ओपन हो जाएंगे, क्योंकि रिवर्स बाइस है ना, कैथोड पॉजिटिव पे है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग करते हैं। तो हमेशा याद रखना कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन भाई, दो डायोड को कॉमन एनोड रखना है और दूसरे को कॉमन कैथोड रखना है, और सप्लाई वहां से देंगे जहां पे भाई दोनों का अल्टरनेट हो, इधर कैथोड इधर एनोड। तो अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखते हैं भाई, तो देखिए तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैथोड है कि नहीं, ये कॉमन कैथोड है, इसका भी कैथोड है भाई और इसका भी कैथोड है, समझ में आया बात को, ये कॉमन कैथोड है। उसी तरीके से देखिए तो यहाँ पे इसका ये एनोड और इसका ये एनोड भाई दोनों एक साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये कॉमन कैथोड कॉमन एनोड भाई। ठीक है, और जहाँ पे आपका अल्टरनेट है यानी ये कैथोड हो गया इसका एनोड हो गया, तो यहीं से तो आपका सप्लाई दिया गया ना, देख रहे हैं ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से यानी जो कॉमन कैथोड और जो कॉमन एनोड है भाई उस वाले पॉइंट पे हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना भाई। वही अगर आप थ्री फेज में आते हैं भाई, इसको हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं। थ्री फेज में अगर आते हैं तो थ्री फेज में अगर आपको ब्रिज टाइप रेक्टिफायर बनाना, तो यहाँ वही चीज़ है भाई। आप देखिए ये जो डायोड लगे हैं यहाँ पे, इसको और थोड़ा जूम करते हैं, मैं भी आपको दिखाई ना दे रहा हो। यहाँ पे आप देखिए भाई ये तीन डायोड लगे हुए हैं, तो इसका कैथोड देख रहे हैं, इसका कैथोड, इसका कैथोड, इसका कैथोड, सबका एक साथ जोड़ दिया गया है, यानी ऊपर में क्या है कॉमन कैथोड है भाई, कोई दिक्कत है। और नीचे वाले को देखिए तो नीचे वाले को भाई इसका सारा का सारा जो एनोड है, एनोड तीनों का एनोड एक साथ जोड़ के कॉमन भाई, नीचे में आपका कॉमन एनोड है और ऊपर में आपका कॉमन कैथोड है भाई। क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ से जो तार निकला और यहाँ से जो तार निकला है कॉमन कैथोड कॉमन है, इस पर हम लोगों ने लोड को कनेक्ट किया भाई, ठीक है ना। तो कैसे ब्रिज बनता है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने आज के सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले भाई थोड़ा सा हमने यहाँ पे जो है ना ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है इस पे बात करते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। हम लोग को पता है भाई ट्रांजिस्टर कुछ नहीं, दो पीएन जंक्शन को हम लोगों ने एक तरीके से जोड़ रखा है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई आपका जो एमिटर बेस कलेक्टर है, तो इसमें सब एक साइज के नहीं होते हैं। जो बेस होता है वो सबसे पतला होता है भाई, ठीक है। जो बेस होगा वो बिल्कुल थिन होगा,
ये मान लेते भाई मेरा N है, ये P है और ये N है, ठीक है। तो हमारा ये एमीटर है और ये वाला रीजन भाई मेरा बेस है जो कि बहुत ही पतला होता है। इसका जो विड्थ होता है भाई वो 1 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है भाई, इतना पतला होता है। और इसको पतला क्यों रख रहे हैं, इसके पीछे का रीजन आपको समझ में आएगा। और कलेक्टर जो है मेरा सबसे बड़ा होता है भाई, ठीक है। तो साइज में याद रखना है, सबसे बड़ा कलेक्टर, फिर आपका एमीटर और सबसे छोटा बेस। अब आते हैं डोपिंग पे भाई, क्योंकि NPN, तो भाई N में क्या होता है, N टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है हम लोग पता है भाई। इसमें हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं और P टाइप के लिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं भाई। तो अगर हम यहाँ पे डोपिंग लेवल की बात करें तो एमीटर जो होता है वो हैवली डोप्ड होता है भाई, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई वो बहुत ज़्यादा होंगे। डोपिंग का मतलब क्या है, हैवली डोप्ड किया हो रहता है भाई। क्लियर हो गया, यानी एमीटर ही मेरा क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई, यही इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा। और जो बेस होता है ये लाइटली डोप्ड होता है भाई, लाइटली डोप्ड होता है, मतलब इसमें भाई सिर्फ 1-2 होल्स ही मिलेंगे आपको, क्योंकि पी टाइप है ना। तो पी टाइप में भाई हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो उसमें होल बनता है। और जो कलेक्टर होता है ये मॉडरेटली डोप्ड होता है भाई, मतलब ना ही ज़्यादा हैवली डोप ना ही ज़्यादा लाइटली डोप, मीडियम होता है। तो ये डिफ़ॉल्ट में याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं भाई कि ट्रांजिस्टर का जो रीजन होता है इसको हम लोग इतना थिन क्यों रखते हैं, इतना पतला क्यों रखते हैं भाई। तो सबसे पहले अगर हमने यहाँ पे बात करें भाई कितने जंक्शंस बनेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 जंक्शन बनता है भाई, ठीक है। इसको थोड़ा और जूम करके हम लोग को दिखाना पड़ेगा भाई। इसको थोड़ा अगर जूम करके देखें, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों भाई, ये मेरा N है, ये P है ना, तो N से इलेक्ट्रॉन जाए नहीं, ये प्लस 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 प्लस, ये माइनस माइनस माइनस। तो एक जंक्शन ये बना, इसको मान लेते J1 नाम दे देते हैं भाई। और यहाँ पे भी तो एक जंक्शन बनेगा, क्योंकि भाई NPN, तो ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये प्लस और इधर माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो इसमें 2 जंक्शन होते हैं, ठीक है। 2 जंक्शन 3 लेयर, NPN 3 लेयर होता है, 2 जंक्शन होते हैं भाई, याद रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं भाई ये काम कैसे करता है, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर कैसे काम करता है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले भाई इसमें इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, इसमें होल्स दिखा देते हैं भाई, और इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंगल बैटरी जो है भाई, एक सिंगल बैटरी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। अब मान लेते भाई फॉरवर्ड बाइस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं क्योंकि दोनों साइड में तो N है ना, तो कोई भी ले लेते हैं। मान लेते भाई इसको मैं प्लस कर देता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ। तो इस केस में यानी अब जब आप एक सिंगल बैटरी एक तरीके से कनेक्ट करते हैं भाई, ठीक है, हमारा 12 वोल्ट का बैटरी है ये, ठीक है, बस समझिए ऐसे। तो भाई ये वाला जंक्शन मेरा क्या हो जाए, रिवर्स बाइस में रहेगा। क्यों भाई, क्योंकि N है, N को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव जोड़ रखा है। फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए क्या होता है, N नेगेटिव से होना चाहिए था ना भाई। तो ये जंक्शन तो भाई मेरा हमेशा रिवर्स बाइस रहेगा। लेकिन वही आप इस जंक्शन को देखिए, ये जंक्शन मेरा फॉरवर्ड बाइस होगा भाई, ये वाला J2। क्यों भाई, क्योंकि ये जो N रीजन है, N मेरा नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, और ये जो P होगा, ये P मेरा हायर पोटेंशियल पे होगा भाई, क्योंकि ये 12 वोल्ट है ना, ये प्लस 12 वोल्ट है। तो भाई 12 वोल्ट धीरे धीरे खत्म होगा ना भाई, समझ गए बात को भाई। पूरा का पूरा जो 12 वोल्ट होगा, जैसे इतने दूर में भाई मान लेते हैं आपका 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया, ठीक है ना। तो P पॉइंट पे आते आते क्या होगा, अभी भी तो कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा ना भाई। 12 वोल्ट में 2 वोल्ट घट, यानी अभी यहाँ पे क्या है, P रीजन में इसके पास 10 वोल्ट है भाई। तो ये 10 वोल्ट पे है, यानी P जो है 10 वोल्ट पे, N जो है आपका नेगेटिव वोल्ट पे है भाई। तो ओवरऑल ये जंक्शन मेरा क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा। यानी एक जंक्शन जो है मेरा J2 मेरा फॉरवर्ड बाइस है भाई, लेकिन J1 मेरा रिवर्स बाइस है। रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या, ये एक तरीके से मेगा ओम में रेजिस्टेंस दिखा रहा है भाई। इसका मतलब क्या कि भाई यहाँ से ओपन है, समझ में आया, तो कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे ओपन है ना, ब्रेक डाउन हो रखा है भाई, और सर्किट ओपन होता है, कोई भी करंट फ्लो होता नहीं है। अब सेकंड केस पे आते हैं भाई कि अगर मैं यहाँ पे बैटरी को घुमा के लगा देता हूँ, तो अगर इस बैटरी को मैं फ्लिप कर देता हूँ कि भाई इधर नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है, इस बार इसको मैं नेगेटिव कर दे रहा हूँ, इसको मैं पॉजिटिव कर दे रहा हूँ भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस बार जो है N जो है पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या, ये जंक्शन मेरा इस बार रिवर्स बाइस रहेगा, लेकिन ये वाला जंक्शन जो है J1 जो है भाई मेरा फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। क्लियर है। जब 12 वोल्ट अगेन अप्लाई करते हैं तो भाई 12 वोल्ट में से इतने दूर में कुछ ड्रॉप होगा, तो रिमेनिंग यहाँ पे भाई अभी भी P क्या हो, हायर पोटेंशियल पे होगा, N मेरा लोअर पोटेंशियल, तो भाई J1 मेरा फॉरवर्ड बाइस होगा। तो अगेन देखिए भाई, एक मेरा फॉरवर्ड बाइस हो रहा है, दूसरा अगेन रिवर्स बाइस में ही रह रहा है, यानी बीच से एक तरीके से ओपन है भाई, तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि भाई ट्रांजिस्टर कभी भी सिंगल बैटरी पे ऑपरेट नहीं होता है।
क्योंकि हमेशा आप घुमा के लगाइए बैटरी या फिर इस तरीके से लगाइए, आपका हमेशा एक जंक्शन भाई हमेशा रिवर्स बाइस में ही रहता है। तो इसको अब हम लोग कैसे कंडक्ट करवाएं, इसको ऑन कैसे करें भाई? तो इसके लिए भाई हम लोग को 2 बैटरी का रिक्वायरमेंट होगा। जैसे पहले वाले केस में, यानी देखिए इसको मान लो पॉजिटिव है, मेरा नेगेटिव है भाई। तो इस केस में मैंने क्या बोला कि भाई ये वाला जंक्शन जो है फॉरवर्ड बाइस है, सही बात है, और ये मेरा रिवर्स बाइस है भाई। या फिर इसको ऐसे ले लेते हैं, इसको नेगेटिव कर देते हैं भाई, क्योंकि हम लोग इधर से सोचना चाहते हैं। इसको नेगेटिव कर देते हैं, इसको पॉजिटिव कर देते हैं भाई। तो इस केस में क्या है भाई, ये मेरा J1 जंक्शन जो फॉरवर्ड बाइस होगा, ये मेरा रिवर्स बाइस होगा भाई, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे दूसरे बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं भाई। इसको हम लोग मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसको भाई यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये मेरा एमीटर है, ये मेरा बेस है और ये मेरा कलेक्टर है। इस बार भाई मैं एक और बैटरी यूज़ कर रहा हूँ और इसका कनेक्शन आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि भाई ये मेरा NPN, ठीक है। तो इसको मैं यानी N रीजन को, यानी एमीटर को भाई नेगेटिव से कनेक्ट कर रहा हूँ, और इस बेस को, बेस मेरा P टाइप है तो P टाइप को पॉजिटिव जोड़ रहा है। इसका मतलब क्या कि भाई ये वाला जो जंक्शन है, इस सप्लाई के हिसाब से ये वाला जो जंक्शन है मेरा फॉरवर्ड बाइस होगा भाई, सही बात है। तो जैसे ही फॉरवर्ड बाइस हो गया, यानी बस ये एक PN जंक्शन देखिए, इस PN जंक्शन को देखिए आप, सिर्फ और सिर्फ एक ही PN जंक्शन देखिए भाई। तो ये जो बैटरी आपने अप्लाई किया उसके हिसाब से क्या है भाई, ये PN जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है। इसका मतलब क्या कि भाई, और PN जंक्शन, नॉर्मल PN जंक्शन में क्या होता है भाई, नॉर्मल PN जंक्शन को अगर हम लोग फॉरवर्ड बाइस करते हैं, ये मान लीजिए भाई मेरा P टाइप है, ये मेरा N टाइप है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें होल्स होंगे। तो भाई इसको फॉरवर्ड बाइस करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर भागते हैं भाई, होल्स इधर, यानी ओवरऑल कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। तो अब देखिए भाई कि ये जो एमीटर है जो कि हैवली डोप्ड है भाई, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो चलना स्टार्ट करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ये एक तरीके से फॉरवर्ड बाइस है, ये जंक्शन मेरा फॉरवर्ड बाइस है भाई। तो इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा भाई, समझ में आया। अब ध्यान से समझना है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, यानी उनके पास काइनेटिक एनर्जी है भाई। और यहाँ पे एक चीज समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है भाई, इन इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है, 10 टू द पावर -31 kg, यानी इनका मास एक तरीके बहुत ही नेग्लिजिबल है भाई। तो हल्का सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, जो ये बैटरी आपने लगाया भाई, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे भाई, क्योंकि मास ना के बराबर है ना भाई, समझ में, बहुत ही लाइट वेट है ये। तो हल्का सा भी इसको पुश करेंगे तो भाई अच्छा खासा ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हुआ। अब मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ भाई कि ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास अच्छा खासा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो भाई जैसे ही एमीटर से निकल करके बेस में पहुंचेंगे, क्योंकि भाई बेस को मैंने जानबूझ के पतला किया हुआ है, कितना पतला है, 10 का पावर -6 मीटर के बराबर, यानी 1 माइक्रोमीटर के बराबर भाई, तो बहुत पतला है। तो सीधी सी बात है भाई, इनके पास इतना अच्छा खासा काइनेटिक एनर्जी होता है कि भाई ये बेस में रुक ही नहीं पाते हैं, ये सीधे सीधे, क्योंकि भाई बहुत पतला है ना, ये एरिया बहुत पतला है भाई, तो सीधे से कहां पहुंच जाएंगे, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी अच्छा खासा है भाई, वो सीधे है कलेक्टर में पहुंच जाएंगे। ये जो इनका रिवर्स बाइसिंग किया हुआ ना, ये अभी भी रिवर्स बाइस है भाई, ठीक है। ये J2 मेरा अभी भी रिवर्स बाइस है, लेकिन भाई इनके पास काइनेटिक एनर्जी अच्छा खासा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, बेस में ना रुक करके सीधे सीधे कलेक्टर में पहुंच जाता है। यानी ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन है भाई वो कलेक्टर में पहुंचेगा। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है भाई, ये जो आपने ऊपर में जो सप्लाई किया है ना, सप्लाई कनेक्ट किया, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है भाई इधर अट्रैक्ट होंगे। मतलब मैं मान लेता हूं भाई कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगा, है ना। तो जिनके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगा भाई सीधे क्या हो जाएंगे, इधर तरफ खींच लेगा, यानी ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड खींच लेगा भाई, तो इधर तरफ आपका एक तरीके से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा। तो भाई मान लेते हैं इसमें अगर 1000 इलेक्ट्रॉन है, तो 1000 में से भाई मान लेते हैं 950 इलेक्ट्रॉन जो है बेस से होते हुए कहाँ पहुंच गए, कलेक्टर में पहुंच गए भाई। लेकिन जो 50 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए, 50 इलेक्ट्रॉन पर मान लेते काइनेटिक एनर्जी भाई बहुत कम था, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने खींच लिया भाई ऊपर, तो इधर भाई मान लेते 50 इलेक्ट्रॉन चले गए। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए भाई, इधर आ गया 950 इलेक्ट्रॉन, तो 950 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो सीधी सी बात ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा भाई, ठीक है। 950 इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा इस तरीके से और वापस इसमें डाल देगा, और यहां से जो 50 इलेक्ट्रॉन निकले ऐसे होते हुए ये बैटरी इसको धकेल के यहाँ पे ले आएगा भाई। यानी ओवरऑल इधर से 950 और इधर से आपके 50 भाई, ठीक है। तो ओवरऑल अगेन कितना हो गया, 1000 आ गया ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले थे उतने ही इलेक्ट्रॉन वापस आ गए भाई। तो इस तरीके से कंडक्ट करता है। तो ओवरऑल समझिए भाई। अब यहाँ पे मेन चीज समझना है, और इसमें जो डाउट्स हो रहे हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो भाई मैंने यहाँ पे जब बैटरी लगाया तभी जाकर के क्या है कि भाई इधर 50 इलेक्ट्रॉन, यानी बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो है भाई इस साइड में ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है ना। तो
तो इसके चलते जो करंट आ रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो भाई करंट ऐसे आएगा, है ना। तो ये जो करंट, इसको बेस करंट बोलते हैं। बेस करंट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है भाई, समझ गए, बहुत ही छोटा सा करंट है। तो सोचिए भाई कि इस छोटे से करंट के चलते, क्योंकि बेस करंट जब बना भाई, इधर से इलेक्ट्रॉन गए या फिर ये सप्लाई हम लोगों ने कनेक्ट किया, तभी तो भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर तरफ भागना स्टार्ट किए हैं। तो इस छोटे से करंट के चलते भाई मेरे को यहाँ पे बहुत लार्ज करंट देखने को मिल रहा है। यानी इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना 950, इसका मतलब क्या है, इधर जो करंट आ रहा है भाई, जिसको हम लोग कलेक्टर करंट बोलेंगे भाई, तो इस छोटे से करंट के चलते इधर भाई मेरा एक बहुत लार्ज करंट एक तरीके से देखने को मिलता है। क्लियर है? इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीफिकेशन भाई, क्योंकि जब तक ये छोटा सा करंट नहीं बहेगा भाई, तब तक कि भाई ये वोल्टेज क्या कर रहा है, इन सभी इलेक्ट्रॉन को भाई अच्छा खासा काइनेटिक एनर्जी गेन करवा रहा है ना, तभी तो भाई ये बेस में ना रुक करके सीधे कलेक्टर पे एक तरीके से पहुंच जा रहे हैं। और जैसे ही कलेक्टर पे पहुंच रहे भाई, तो सारा बैटरी, बाहर वाला बैटरी इसको खींच ले रहा भाई। तो इस छोटे से करंट के चलते भाई मुझे यहाँ पे बहुत लार्ज करंट देखने को मिलता है। यही आपका एक तरीके से वर्किंग प्रिंसिपल। और बेस वाले रीजन को हम लोग इतना पतला क्यों रखते हैं, क्योंकि भाई हम लोग नहीं चाहते कि भाई इस बेस वाले रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन रुके या फिर रिकंबाइन हो भाई, ठीक है। तो जानबूझ के यहाँ पे पतला रखते हैं हम लोग। क्लियर है? ताकि तुरंत जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए, इस बेस वाले एरिया रीजन को क्रॉस कर जाए भाई और कलेक्टर में एक तरीके से पहुंच जाए। अब यहाँ पे सवाल आता है भाई कि जब यहाँ पे भाई ऊपर में कोई बैटरी नहीं लगाया था, उस समय भी तो भाई इस कलेक्टर में, जैसे भाई इस वाले फिगर में ये मेरा क्या कहना है कि भाई जब आपने ऊपर में कोई बैटरी नहीं लगाया, सही बात है, मान लेते हैं सिर्फ इसी को आपने जोड़ दिया इस तरीके से, इसको नेगेटिव से इसको पॉजिटिव से भाई, तो अगेन इस कलेक्टर वाले रीजन में अभी भी तो भाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो प्लस वाला टर्मिनल है बैटरी का, ये इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है ना, तो खींच क्यों नहीं रहा है भाई। तो मान लेते भाई कि 10 इलेक्ट्रॉन इसने खींचा, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। मान लेते भाई इसने 10 इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो 10 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही खींचेगा ना भाई, तो ये जो कलेक्टर वाला रीजन है इसके ऊपर 10 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि भाई एन टाइप अपने आप में न्यूट्रल होता है ना, एन टाइप हो या फिर पी टाइप हो, सारे के सारे भाई वो न्यूट्रल होते हैं, समझ गए। तो जैसे ही ये, या फिर ऐसा समझिए 10 इलेक्ट्रॉन छोड़िए भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं हम लोग कि भाई मान लेते हैं इस बैटरी ने सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन खींचा, तो एक इलेक्ट्रॉन खींचते क्या हो जाएगा, ये पूरा एन रीजन क्या हो जाएगा, एक प्लस चार्ज इधर बिहेव करने लगेगा, समझ गए। तो भाई अब अगला इलेक्ट्रॉन अगर छीनना होगा ना, इस बैटरी, ये बैटरी अगर अगला इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, तो क्योंकि भाई ये पूरा एन रीजन अपने आप में एक प्लस चार्ज तरह बिहेव कर रहा है, तो भाई अब यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भाई ये प्लस है और ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा या निकालना चाहेगा तो भाई ये खींचेगा ना, अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस चार्ज है, ये एन टाइप पूरा प्लस चार्ज तरह बिहेव कर रहा है, तो भाई इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा ये, क्योंकि ये प्लस की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है भाई, तो पकड़ के रखेगा। इसका मतलब क्या है कि भाई बैटरी अपना कितना भी ताकत लगा ले, यहां से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा। मान ले तो भाई इसमें बहुत ज्यादा ताकत है, 10-15 इलेक्ट्रॉन खींच भी लेगा, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज होते जाएगा, समझ गए। तो फर्दर इलेक्ट्रॉन को खींचना एक तरीके से मुश्किल हो जाएगा, यानी यहां पर हम लोग को सस्टेनेबल करंट नहीं मिलेगा भाई, समझ में आया। लेकिन यहां पे अब देखिए कि भाई जब हम लोगों ने यहां पे बैटरी कनेक्ट किया, तो उसके चलते क्या है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है भाई आपके एमिटर वाले इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए, कलेक्टर में पहुंच गए भाई। तो ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा, हाईली नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा भाई, समझ में आया भाई। ये कलेक्टर में बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो भाई पूरा रीजन नेगेटिव तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही हाईली नेगेटिव बनेगा तो भाई ये क्या करेगा, ये सभी को अट्रैक्ट कर लेगा भाई। क्लियर है? और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके भाई फिर से यहाँ पे भेजेगा, और ये इधर से ऐसे भेजेगा भाई। तो करंट का आप देख लीजिए, करंट यहाँ भाई ऊपर से आएगा बेस करंट, इधर जाएगा आईसी, ठीक है। तो और इधर से भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है ना, तो इधर से निकलेगा आई भाई, ठीक है, जिसको हम लोग एमीटर करंट बोलते हैं भाई। तो आई होप कि आपको समझ में कैसे काम करता है। और इसका जो रीज़न है भाई, कुछ जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई बेस मेरा लाइटली डोप्ड क्यों होता है। लाइटली डोप्ड इसलिए होता है भाई क्योंकि यहाँ पे होल्स है ना, बेस मेरा अगर पी चाहिए इसमें होल्स होंगे भाई, तो हम लोग नहीं चाहते भाई मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन करके अपने आप को खत्म कर दे भाई, ठीक है ना। इसलिए हम लोग उसको लाइटली डोप रखते हैं और थिन रखते हैं। थिन रखने का रीजन यही है भाई, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो, बेस से होते हुए कलेक्टर में पहुंच जाए भाई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो भाई अब बोलिए ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है रिवर्स बाई जंक्शन, उसका क्या हुआ, तो भाई इनके पास काइनेटिक एनर्जी अच्छा खासा होता है ना, सफिशिएंट होता है, ये क्रॉस कर जाते हैं इसको, ठीक है, ध्यान देना आपको। तो ओवरऑल यहां से भाई एक चीज समझ में आता है कि भाई ट्रांजिस्टर के लिए जो आपका एमीटर और बेस होगा, जो एमीटर और बेस जंक्शन होगा, ये हमेशा फॉरवर्ड बाइस होता है भाई, हमेशा याद रखना डिफॉल्ट में, ठीक है। और वही अगर हम लोग कलेक्टर और बेस की बात करें, कलेक्टर और बेस ये वाला जंक्शन देखें, तो ये हमेशा रिवर्स बाइस होता है भाई,
ठीक है ना, क्योंकि एन रीजन है ना, एन को भाई मैंने पॉजिटिव जोड़ रखा है, समझ में आया। तो एम्पलीफिकेशन के लिए भाई ये कुछ कंडीशंस होते हैं, ये दिमाग में रखना। अब हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला भाई, अ ट्रांजिस्टर हैज, तो ट्रांजिस्टर में भाई कितने जंक्शन होते हैं, 2p-n जंक्शन होते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ डिप्लेशन लेयर, तो भाई यहाँ पे डिप्लेशन लेयर कितना बनता है, ये भी 2 बनता है भाई, ठीक है ना भाई। ट्रांजिस्टर के बाद 2 जंक्शन है ना, J1 J2 बताया, और डिप्लेशन लेयर कितना है, डिप्लेशन लेयर भी तो भाई जितने जंक्शन होते हैं तो डिप्लेशन लेयर बनेंगे। अगला है द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर, भाई अभी जस्ट बताया जो ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है लाइटली डोप्ड होता है भाई। अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट दैट हैज द बिगेस्ट साइज, तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है, कलेक्टर का होता है, ठीक है। अगला है इन अ PNP ट्रांजिस्टर करंट कैरियर्स आर, तो PNP की बात करें तो भाई इसमें होल्स होते हैं, समझ गए। अभी जो मैंने समझाया वो NPN था भाई, लेकिन PNP में क्या हो जाएगा, ये मान लो PNP, तो भाई इसमें होल्स होंगे, इसमें भी होल्स होंगे भाई, ठीक है। एमीटर है ना ये, तो हैवली डोप्ड होगा, ये मॉडरेटली डोप्ड होगा, और ये बेस है भाई तो लाइटली डोप्ड होगा, ठीक है। एमीटर बेस कलेक्टर, तो ओवरऑल यहाँ पे जो करंट कंडक्शन होता है वो होल्स के चलते होता है भाई, ठीक है ना। तो ये PNP ट्रांजिस्टर में जो करंट कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है द कलेक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज, तो कलेक्टर क्या होता है, मॉडरेटली डोप्ड होता है भाई। अगला है अ ट्रांजिस्टर इज, तो ट्रांजिस्टर क्या है, ये करंट कंट्रोल डिवाइस होता है भाई, समझे। जैसे अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे भाई अगर हम लोग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इस पर बात करते हैं भाई थोड़ा सा, ये सब मैं मिटा देता हूँ। 3 तरीके के कनेक्शन क्यों पढ़ने होते हैं हम लोग को, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर या फिर भाई कॉमन एमिटर, इसका पीछे का रीज़न क्या होता है तो समझिए। जैसे भाई मेरा क्या कहना है ना, ट्रांजिस्टर जो है ये भाई मान लेते हैं एमीटर हो गया, ये बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया भाई। तो एमीटर यानी जो ट्रांजिस्टर भाई इसके पास सिर्फ 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो भाई मुझे इसमें इनपुट देना है और आउटपुट भी लेना है, तो इनपुट के लिए भाई मुझे 2 तार चाहिए ना। जब भी हम लोग इनपुट देंगे, जैसे भाई मान लो डीसी बाइसिंग की कर रहे हैं, फिर भाई मान लो सिग्नल ही दे रहे हैं, एसी सप्लाई कनेक्ट करना चाहते हैं, भाई 2 तार चाहिए ना। और आउटपुट लेंगे तो अगेन मुझे 2 तार चाहिए, तो भाई है यहाँ पे टोटल एक तरीके से 3 ही तार। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक को कॉमन बनाना पड़ता है। जैसे अभी हम लोग कॉमन बेस की अगर बात करें तो भाई मान लेते हैं कि भाई मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है ना, और ये मान लो NPN है भाई, ठीक है ना। तो इनपुट देने के लिए यानी ये बैटरी लगाने के लिए भाई मुझे 2 तार चाहिए ना, तो एक एमीटर का ले लिया और एक बेस का ले लिया भाई, ठीक है। तो ये मेरा एक तरीके से इनपुट लग गया। अब आउटपुट लेना है तो आउटपुट के लिए भी 2 तार चाहिए ना भाई मुझे, समझ में बात को। तो एक कलेक्टर का ले लिया और अगेन एक बेस का तार ले लिया भाई, समझे। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो बेस है मेरा कॉमन हो गया भाई, इनपुट साइड में भी हो गया और ये आउटपुट साइड में भी हो गया भाई। इसको मैं वी आउट बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग लोड कनेक्ट करेंगे, क्लियर है। तो ये रीजन होता है भाई। तो सबसे पहले कॉमन बेस का मतलब समझिए, कॉमन बेस लेने से क्या हुआ, ये बेस इनपुट साइड में भी आ रहा है और आउटपुट साइड में भी आ जा रहा है भाई। और ये लेना मजबूरी इसलिए कि भाई यहाँ पे 3 टर्मिनल ही हैं टोटल, समझे। तो एक को मुझे कॉमन बनाना पड़ेगा। उसी तरीके से इसमें फिर हम लोग कॉमन एमीटर पढ़ते हैं भाई, फिर कॉमन कलेक्टर पढ़ते हैं, क्लियर है ना। तो कॉमन एमीटर का मतलब क्या है भाई, एमीटर को कॉमन ले रहे हैं, इनपुट साइड में भी रहेगा वो और आउटपुट साइड में भी रहेगा भाई। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्योंकि भाई एमसीक्यूज चल रहा है तो एमसीक्यूज के हिसाब से हम लोग अपने आप को लिमिट रखेंगे भाई, ज़्यादा हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं करवा सकते हैं। उसके लिए आपको भाई ऑलरेडी आपका अलग सेपरेट कोर्स बना वो करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अ ट्रांजिस्टर इज अ, तो ट्रांजिस्टर क्या है भाई, ये करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। यानी जैसे कॉमन बेस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कॉमन बेस में इनपुट करंट क्या हो भाई, इनपुट करंट मेरा यहाँ पे, यहाँ से भाई करंट निकलेगा, ठीक है ना, एमीटर करंट। तो भाई इनपुट में क्या हो रहा है, मतलब यहाँ से करंट क्या निकल रहा है, मतलब इसमें सीधे मैं बता रहा हूँ भाई, उतना बेसिक तरीके नहीं जाएंगे भाई। कॉमन बेस में वो पढ़ना होता है अल्फा, जिसे हम लोग करंट गेन बोलते हैं, ठीक है भाई। तो कॉमन बेस में इनपुट मेरा एमीटर करंट होता है और आउटपुट जो होता है मेरा कलेक्टर करंट होता है भाई, क्लियर है। तो ओवरऑल समझिए अल्फा क्या है, ये करंट गेन होता है। करंट गेन क्या है भाई, आउटपुट बटा इनपुट, मतलब आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट क्या है यहाँ पे, कलेक्टर करंट होता है, इनपुट करंट मेरा क्या है, आई है भाई, क्लियर है। तो भाई ओवरऑल IC और I को देखें, जैसे हम लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं ना, I इक्वल टू क्या होता है, IB प्लस IC। और अभी जस्ट हम लोगों ने समझा ना भाई कि जो बेस करंट होता है कि भाई बेस की तरफ जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे भाई, इस वाले अभी रीजन में हमने देखा ना भाई, इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर जो है एमीटर के इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर कहाँ पहुँच रहे हैं, कलेक्टर में पहुँच रहे हैं भाई। इधर कितना जा रहा है, सिर्फ 50 इलेक्ट्रॉन जा रहा था ना, उसके चलते भाई मेरा करंट बन रहा था IB। तो बेस करंट बहुत स्मॉल होता है भाई, समझ गए, बेस करंट मेरा बहुत ही स्मॉल होता है। तो एमीटर करंट का रिलेशन हमेशा एमीटर करंट इक्वल होता है IB प्लस IC भाई। ये कैसे बनता है, ये रिलेशन कहाँ से आता है,
इसके लिए यहीं पे आप समझ लीजिए, अभी तो फोटो भाई मिटा दिया मैंने, कोई नहीं, वापस से आते हैं इसी पे। एमीटर हो गया, बेस हो गया, कलेक्टर हो गया भाई, ठीक है। तो अभी जस्ट बताइए NPN है, मान लेते हैं, तो भाई इसको नेगेटिव से, क्योंकि भाई इसको हम लोग हमेशा फॉरवर्ड बाइस करना है और इसको हम लोग हमेशा रिवर्स बाई, यानी n को हम लोग को पॉजिटिव से, इसको हम लोग नेगेटिव से, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए भाई, हम लोग का इस वोल्टेज चलते क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर उधर भागेंगे भाई, यानी कलेक्टर में पहुंचेंगे, मान लो 950 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, ठीक है। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यानी, और इधर जो है भाई आपका 50 इलेक्ट्रॉन, ये फील्ड खींचेगा ना भाई, समझ में आया, 50 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये इलेक्ट्रॉन इधर बाहर निकलेगा 950, इसका मतलब क्या है, इधर से ऐसे निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इधर कलेक्टर करंट चढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर आए, इसका मतलब ऊपर जाएगा भाई IB बेस करंट, और यहाँ पे भाई बेस करंट आ रहा है ना, इधर आपका कलेक्टर करंट जा रहा है। तो इधर से जो आएगा कि भाई एट द एंड क्या है, 50 इलेक्ट्रॉन इधर और 950 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे घुस रहे हैं ना, इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन वापस घुस रहे हैं, इसका मतलब करंट इधर ऐसे निकलेगा भाई, I मेरा ऐसे निकलेगा बाहर की तरफ, ठीक है, ये I है, क्लियर है ना। तो इस जंक्शन पे देखिए, इधर से मेरा I आ रहा है भाई, तो I तो दो पार्ट में टूट रहा है, ऊपर IB जा रहा है, इधर IC जा रहा है, इसलिए हम लोग लिखते हैं I = IB + IC भाई, ठीक है ना। तो ये डिफॉल्ट में याद रखना है, ये पावरफुल रिलेशन है, बहुत जगह यूज होगा आपका। तो आप समझिए कि भाई IB मेरा बहुत ही स्मॉल होता है, 5% होता है भाई, ठीक है ना, टोटल मतलब टोटल करंट का, कि भाई टोटल करंट तो मेरा I है ना, एमीटर करंट तो भाई मेन करंट है ना, आगे जाके दो पार्ट में टूट रहा है, समझ गए। तो टोटल करंट का ये मात्र 5 से 2% होता है भाई, ठीक है ना। तो हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं ज़्यादातर केसेस में, तो I जो है अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है IC के भाई, क्लियर हो गया। अब भाई यहाँ पे जैसे हम लोग भाई यहाँ से अगर देखते हैं कि भाई मेरा आउटपुट करंट है, मेरा इनपुट करंट है, ठीक है, इसको हम लोगों ने अल्फा बोला, यानी यही करंट गेन डिफाइन होता है भाई। तो ओवरऑल आप देखिए, अगर मुझे IC चाहिए यहाँ से, तो IC क्या हो जाएगा, IC होता है अल्फा × I के बराबर भाई, ठीक है ना। तो इनपुट करंट पे मेरा आउटपुट करंट डिपेंड करता है भाई, बस ये अल्फा से गुना कर दे। वही अगर आप कॉमन एमिटर की बात करें भाई, एम्पलीफिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग बीटा डिफाइन करते हैं, करंट गेन होता है भाई, ये IC/IB। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से अगर आप IC देखें तो IC का मान क्या है, बीटा × IB भाई, जहाँ पे IB क्या होता है, कि इनपुट करंट होता है भाई। तो इनपुट करंट को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो भाई मेरा जो आउटपुट करंट है, यानी जो कलेक्टर करंट है, वो घटेगा बढ़ेगा। तो वही है कि भाई ये करंट कंट्रोल या फिर भाई ये करंट डिपेंडेंट डिवाइस होता है। ये इनपुट करंट को चेंज करेंगे तो आउटपुट करंट मेरा चेंज होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है इन एन NPN ट्रांजिस्टर डैश आर द माइनॉरिटी कैरियर भाई। माइनॉरिटी कैरियर की बात हो रही भाई, तो NPN में भाई मेरा जो मेजॉरिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो माइनॉरिटी क्या होगा, माइनॉरिटी इसमें होल्स होंगे भाई। अगला क्वेश्चन है द एमीटर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज, तो भाई एमीटर हमेशा हैवली डोप्ड होता है भाई, क्योंकि यही आपका मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ट्रांजिस्टर में। अगला है ट्रांजिस्टर में जो बेस करंट होता है कितना होता है भाई, तो अबाउट 5% होता है। आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं एट बेस एमिटर जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो अभी जस्ट समझाया भाई कि ट्रांजिस्टर में खासकर एम्पलीफिकेशन के लिए भाई, एक्टिव रीजन में लाने के लिए, एक्टिव मोड में लाने के लिए हम लोग को बेस एमिटर जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बाइस करना होता है। और फॉरवर्ड बाइस मतलब क्या, ऑप्शन के हिसाब से देखिए, फॉरवर्ड बाइस का क्या होता है भाई, लो रेजिस्टेंस होता है, समझ गए। अगर फॉरवर्ड बाइस दिया होता तो फॉरवर्ड बाइस को चूज करते हैं हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में। अगला है द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है भाई ट्रांजिस्टर का, लो होता है भाई। क्यों, क्योंकि भाई इनपुट को हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड बाइस कर रहे हैं ना, बेस एमिटर जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बाइस करते हैं भाई। और फॉरवर्ड बाइस के चलते जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, ओम में आता है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम इस तरीके से। और वही रिवर्स बाइस की मतलब वही अगर हम लोग आउटपुट साइड की बात करें ना, तो आउटपुट साइड में क्या है, बेस और कलेक्टर। और बेस और कलेक्टर हमेशा क्या होता है, रिवर्स बाइस होता है भाई। तो आउटपुट जो होगा आपका इंपेडेंस बहुत लार्ज होता है, मेगा ओम में होता है भाई वो। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला है मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर फ्रॉम द एमीटर। तो भाई एमीटर में जो मेजॉरिटी कैरियर है, जैसे अगर हम लोग NPN की बात करें तो NPN में भाई जो एमीटर, ये बेस, कलेक्टर, तो भाई इसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादातर क्या होते हैं, बेस से होते हुए कलेक्टर में चले जाते हैं भाई। तो थर्ड हो जाएगा, पास थ्रू द बेस रीजन टू द कलेक्टर भाई। समझ में आया, बेस में नहीं रुकता है, सीधे सीधे कलेक्टर में चला जाता, जंप कर जाता है भाई। क्यों, क्योंकि भाई काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है इनके पास। अगला है करंट IB। तो भाई बेस करंट कैसे बनता है बताइए, अभी जस्ट समझा ना बेस करंट कैसे बन रहा था। बेस करंट भाई ये एमीटर हो गया, ये बेस हो गया, कलेक्टर हो गया भाई, ठीक है। ये NPN, तो भाई इसको जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस किया है तो भाई, और इसको भाई मान लेते हम लोगों ने रिवर्स बाइस कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाई ज़्यादातर जंप कर गए कलेक्टर में, और कुछ इलेक्ट्रॉन जिनके पास काइनेटिक एनर्जी अच्छा खासा नहीं था भाई, वीक थे, है ना, तो इसको खींच लिया भाई इसने, समझ में आया ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन भाई इधर आ रहा है, जब 50 इलेक्ट्रॉन मैंने एग्जांपल दिया, 50 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए भाई। तो 50 इलेक्ट्रॉन के चलते ही तो भाई करंट बना बेस करंट। तो बेस करंट हमेशा किसके चलते बनता है,
इलेक्ट्रॉन्स के चलते बनता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स के चलते, ठीक है। तो बेस करंट कुछ नहीं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स करंट बोलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, अभी जस्ट रिलेशन समझा भाई, इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा, I इक्वल टू आई सी प्लस आई बी होता है। अब अगला क्वेश्चन है भाई, द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज, तो अल्फा हम लोग डिफाइन करते हैं कॉमन बेस के लिए भाई। जब आप कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कॉमन बेस में क्या होता है, इनपुट करंट मेरा I होता है और जो आउटपुट करंट होता है भाई, इसको मैं लिख दे रहा हूँ इनपुट करंट होता है और इधर भाई IC जो है मेरा आउटपुट करंट, ठीक है। तो हम लोग गेन को डिफाइन करते हैं, तो करंट गेन क्या है, इसको बोलते हैं करंट गेन भाई, करंट गेन, ठीक है, अल्फा से। और करंट गेन कुछ नहीं, आउटपुट करंट, ठीक है, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट भाई। तो आउटपुट करंट मेरा क्या है IC, इनपुट करंट क्या है I भाई, ठीक है। तो IC क्योंकि अभी जस्ट पढ़ा ना भाई कि I जो है ये होता है IC प्लस IB भाई, समझ गए। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखें कि भाई I जो है, IC को वैसे छोड़ दीजिए, I की जगह मैं पुट कर सकता हूँ ये IC प्लस IB, समझ में आया भाई। तो डिनोमिनेटर में इसमें IC के साथ कुछ एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ ना IB, समझ में आया बात को। तो ओवरऑल डिनोमिनेटर मेरा बड़ा होगा भाई और न्यूमरेटर मेरा छोटा होगा, समझे, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ओवरऑल डिवाइड करेंगे क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा भाई, समझ में आया। तो ओवरऑल याद रखना है कि भाई जो अल्फा का मान होता है, यानी कॉमन बेस में जो करंट गेन होता है ऑलवेज लेस देन यूनिटी होता है, लेस देन यूनिटी भाई। क्लियर हो गया। तो वही पूछा भाई कि अल्फा का मान क्या होता है, तो अल्फा हमेशा लेस देन यूनिटी होता है भाई, क्योंकि ये IC है और नीचे में I है भाई, तो I मेरा हमेशा बड़ा होता है IC के मुकाबले। अगला है IC, तो अभी जस्ट ये रिलेशन यूज कर लीजिए भाई, अल्फा इक्वल टू IC बटा I किया ना, ये वाला रिलेशन IC बटा IE। तो यहां से भाई मुझे बताइए IC इक्वल टू क्या होगा, कलेक्टर करंट क्या होगा, अल्फा इंटू IE, सही बात है। तो अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है लीकेज करंट क्या होता है भाई। जैसे भाई मान लेते हैं मेरे पास NPN, ठीक है भाई, ये मान लेते हैं एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो ओवरऑल इस बार मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मान लेते हैं हम लोग भाई इनपुट साइड में कोई भी सप्लाई नहीं दे रहे हैं, मतलब एमीटर और बेस को ओपन कर दिया मैंने, लेकिन कलेक्टर पे भाई मैंने एक तरीके से रिवर्स, क्योंकि कलेक्टर और बेस हमेशा रिवर्स बाइस होता है भाई, ठीक है ना, इसको भाई मैंने एक तरीके से रिवर्स बाइसिंग कर दिया है। तो ओवरऑल रिवर्स बाइसिंग के लिए भाई देखिए ये एन टाइप है ना, मतलब ये जंक्शन कनेक्टेड है ना भाई एक तरीके से बैटरी से, तो भाई एन टाइप में क्या होगा, होल्स होगा भाई, माइनॉरिटी कैरियर। भाई लीकेज करंट कैसे आता, माइनॉरिटी कैरियर के चलते ही तो बनते हैं ना। इस पी टाइप में जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, समझ में आया। तो भाई ओवरऑल जो है माइनॉरिटी कैरियर के लिए क्या है, ये वाला जो कनेक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाता है भाई, यानी ये एक तरीके से कनेक्ट करेंगे भाई, समझ में आया। होल्स जो है इधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन जो है आपका इधर भागेगा, तो इनके चलते हम लोग का कुछ ना कुछ करंट बहते रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लीकेज करंट। और इस लीकेज करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं ICBO, मतलब जब बेस मेरा ओपन है भाई उस समय कलेक्टर करंट कितना बह रहा है, क्योंकि भाई इसमें करंट बहेगा ना, अभी समझ, इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं तो क्या इसमें ऐसे कुछ करंट बहेगा भाई, समझे। तो बेस ओपन है तो उस समय मेरा जो भी कलेक्टर के अंदर से करंट बह रहा है भाई उसको हम लोग बोलते हैं लीकेज करंट। क्लियर हुआ। अब आगे आते हैं, तो ओवरऑल समझिए यहीं पे समझिए भाई कि कलेक्टर करंट क्या है, एक तो भाई लीकेज का है, यानी कलेक्टर करंट में भाई एक लीकेज करंट होता है, और वही अगर मैं इनपुट साइड को फॉरवर्ड बाइस कर दूं, यानी बेस और एमीटर को फॉरवर्ड बाइस कर दूं भाई, तो इस केस में क्या होगा, अब जो है इधर आपका IB आएगा, इधर IB आएगा भाई, इधर से मेरा IC आएगा, समझ में आया भाई। इसको दो पार्ट में तोड़ के देखिए ना, एक पार्ट में आप सिर्फ और सिर्फ लीकेज करंट को देखिए भाई, इनपुट में कोई सप्लाई मत दी, इनपुट को ओपन कीजिए तो उस समय जो करंट बहता है उसको बोला लीकेज करंट भाई, ठीक है, कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, इनपुट में भी सप्लाई दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा भाई, इधर IB आ गया, इधर IC आ गया, इधर से मेरा IE आ गया भाई, सही बात है। और ये कॉमन बेस है ना, बेस कॉमन है भाई, तो कॉमन बेस में तो अल्फा को डिफाइन करता है, तो अल्फा इक्वल टू क्या था, IC बटा I था भाई। तो यहाँ से मैंने IC का मान बताया भाई, IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू I, ठीक है। तो एक तो ये है, ये कब है भाई, जब दोनों पे हम लोगों ने सप्लाई दिया हुआ है, इनपुट मेरा फॉरवर्ड बाइस है और आउटपुट मेरा रिवर्स बाइस है भाई, तो उसके चलते मेरा जो कलेक्टर करंट बहेगा वो इतने के बराबर है। लेकिन जब हम लोगों ने इनपुट को ओपन किया भाई, तो उस समय भाई मेरा यहाँ पे जो कलेक्टर करंट बह रहा है उसको लीकेज करंट भी तो बोल रहे थे, तो इसमें लीकेज करंट को भी हम लोग को ऐड करके दिखाना पड़ता है भाई, ठीक है ना। तो ये मेरा ओवरऑल कलेक्टर करंट का कंप्लीट रिलेशन है, ठीक है भाई। ये लीकेज करंट हो गया और ये भाई मेरा फॉरवर्ड बाइस और आउटपुट को रिवर्स बाइस करने के जो करंट आ रहा है वो। तो वही चीज यहां पूछा भाई कि जो कलेक्टर करंट होता है वो कलेक्टर करंट कितने के बराबर होगा, तो अल्फा इंटू I
प्लस इसमें ऑप्शन के हिसाब से भाई ICBO, ठीक है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर। भाई तो आउटपुट, क्योंकि भाई हम लोग का हमेशा क्या है, रिवर्स बाइस होता है भाई। आउटपुट मतलब क्या, बेस और कलेक्टर भाई, ठीक है ना। बेस और कलेक्टर हमेशा रिवर्स बाइस में होता है, और रिवर्स बाइसिंग में जो रेजिस्टेंस ऑफ इम्पीडेंस होता है वो मेगा ओम में होता है भाई, ठीक है ना, तो हाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है इन अ ट्रांजिस्टर IC दिया हो भाई, I दिया है और आपसे बीटा का मान पूछा है। तो भाई हम लोग को पता है बीटा जो है हम लोग कॉमन एमिटर के लिए डिफाइन करते हैं, और कॉमन एमिटर में बीटा क्वेश्चन, इसी को हम लोग करंट गेन बोलते हैं भाई, करंट गेन। और ये कितने के बराबर होता है, बीटा जो होता है आपका आउटपुट बटा इनपुट, यानी आउटपुट मेरा कलेक्टर करंट है और इनपुट मेरा बेस करंट है भाई। तो अब देखिए, तो भाई मेरा यहाँ पे IC दिया है, I दिया है, लेकिन मुझे बीटा निकालना है। तो भाई मुझे IC का तो मान पता है, IC के जगह पुट कर दीजिए, कितना है भाई 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर। लेकिन भाई बेस करंट नहीं है ना, तो बेस करंट कैसे निकाले, तो भाई हम लोग को रिलेशन पता है, एमिटर करंट क्या होता है, IB प्लस IC के बराबर होता है भाई, ये पता है, ये पता, तो बेस करंट नहीं निकल जाएगा। तो बेस करंट बराबर क्या आएगा, IE माइनस IC भाई। I का मान कितना है, I का मान है आपका 100.5 मिली एम्पियर, ठीक है, और IC मेरा कितना है 100 मिली एम्पियर। तो भाई ओवरऑल कितना आएगा, ये आएगा 0.5 मिली एम्पियर भाई। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, बेस करंट आ गया 0.5 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर कट जाएगा भाई, यानी ये जो करंट गेन है या फिर वोल्टेज गेन होता है सब भाई क्या है, या फिर पावर गेन, सब यूनिटलेस क्वांटिटी होता है भाई, ठीक है ना। ये ऊपर जाएगा तो 1000 बन जाएगा, 5 to 10 इन 200 के बराबर है, तो बीटा का मान आ जाएगा 200 भाई। आगे बढ़ता है। टाइम देखते हैं भाई कितना टाइम हो गया, सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बीटा दिया हुआ भाई, कलेक्टर करंट दिया हुआ है, I पूछा है, नहीं एमिटर करंट पूछा है भाई। तो एमिटर करंट कुछ नहीं, ये होता है आपका IC प्लस IB, ठीक है। तो भाई IC तो दिया हुआ मेरा 10 मिली एम्पियर, भाई मुझे बेस करंट निकालना पड़ेगा। तो बीटा इक्वल टू क्या है, IC बटा IB। तो यहाँ से IB का मान बताइए, IB का मान आ जाएगा IC बटा बीटा। तो IC मेरा कितना है भाई, IC मेरा 10 मिली एम्पियर है, तो 10 गुना 10 का पावर माइनस 3, और बीटा कितना है, बीटा मेरा यहाँ पे 100 है भाई, सही बात है। तो ओवरऑल आप इसको काट दीजिए, कितना है 0.1 मिली एम्पियर, क्योंकि 10 का पावर माइनस 3 क्या बन जाएगा, इन मिली एम्पियर बन जाएगा भाई। यानी जो बेस करंट आ गया, ये आ गया मेरा 0.1 मिली एम्पियर, ठीक है भाई। तो IC मेरा था 10 मिली एम्पियर प्लस बेस करंट अभी जस्ट निकाल लिया 0.1 मिली एम्पियर, तो कितना हो जाएगा 10.1 मिली एम्पियर आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड अल्फा इज। देखिए भाई बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन क्या होता है, समझिए। हम लोग को पता है कि भाई बीटा इक्वल टू होता है IC बटा IB, और अल्फा इक्वल टू हम लोग को पता है भाई ये होता है IC बटा IE, ठीक है। आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट बटा इनपुट भाई। तो ओवरऑल आपको भाई बीटा के टर्म में बताना, तो सबसे पहले मैं इसको उठा लेता हूं। तो बीटा इक्वल टू क्या है, IC बटा IB, और मुझे भाई इसको इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि भाई मैं अल्फा के टर्म में लिख सकूं, क्योंकि बीटा इक्वल टू सारा अल्फा के टर्म में दिया हो ना। तो ओवरऑल देखिए हम लोग को पता है भाई, हम लोग को पता है कि भाई I इक्वल टू होता है IB प्लस IC, सही बात है। तो यहाँ से बेस करंट का मान बताइए, तो बेस करंट क्या हो जाएगा, IE माइनस IC भाई। तो ये बेस करंट का वैल्यू जो है मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो भाई बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC डिवाइडेड बाय IB की जगह मैं पुट कर रहा हूँ IE माइनस IC। और अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ऊपर नीचे भाई मुझे देखिए यहाँ पे मुझे अल्फा के टर्म अगर IC तो आ रखा भाई, IC मेरा आ रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब मुझे I लाना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे I से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ऊपर में भाई मैंने I से डिवाइड कर दिया, और नीचे भी भाई मैंने I से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि I कट जाएगा भाई। तो ओवरऑल देखिए IC बटा I क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। तो इसको मैं अल्फा लिख सकता हूँ, और इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो I बटा I और माइनस ये क्या हो जाएगा, IC बटा I। तो भाई ये कट के 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और ये अगेन IC बटा I है। IC बटा I क्या है, अगेन अल्फा में, यानी इसके जगह मैं अल्फा लिख सकता हूँ। यानी ओवरऑल क्या आएगा, अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा भाई, ठीक है। और इधर मेरा बीटा था, यानी बीटा इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा आ गया भाई, ठीक है। थर्ड आंसर हो जाएगा। वही अगर आपसे भाई अल्फा के टर्म में पूछता, ठीक है ना, अल्फा को बीटा के टर्म में पूछता भाई, तो हम लोग इस वाले इक्वेशन को उठाते हैं। इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। अल्फा इक्वल टू क्या है,
आई सी बटा आई, ठीक है भाई। तो मुझे पता है कि आई इक्वल टू होता है आई बी प्लस आई सी, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी बटा आई बी प्लस आई सी, सही है। अब मुझे भाई इसको क्योंकि बीटा बनाना, तो बीटा का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, तो बीटा क्या है, आई सी बटा आई बी, तो ऊपर में तो आई सी है ही, इसका मतलब क्या, ऊपर नीचे आई बी से डिवाइड कर देते हैं भाई, तो ऊपर में आई बी से डिवाइड कर दिया और नीचे में भी आई बी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, आई सी बटा आई बी भाई बीटा बन जाएगा, यानी इसके जब मैं बीटा लिख सकता हूँ, तो ऊपर में हो जाएगा बीटा और यहाँ पे देखिए आई बी बटा आई बी यानी 1 हो जाएगा, और आई सी बटा आई बी यानी प्लस आई सी बटा आई बी क्या अगेन बीटा हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये अल्फा का मान है बीटा के टर्म में, ठीक है, बीटा बटा 1 प्लस बीटा, फिर बीटा प्लस 1 के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, बोलता है द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर अ ट्रांजिस्टर भाई, तो बीटा कुछ नहीं, हम लोग इसको करंट गेन बोलते हैं भाई, और ये कॉमन एमिटर में हम लोग पढ़ते हैं, तो कॉमन एमिटर में आपका करंट गेन क्या होता है, बहुत लार्ज होता है भाई, तो बीटा का मान क्या है, बीटा का मान होता है इसका बिटवीन 20 से लेके 500 भाई, ठीक है ना। ये आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे देखिए बुक में आपका टेबल दिया हुआ रहता है भाई, ये याद करना पड़ेगा आपको। करंट गेन देखिए यहाँ पे, करंट गेन दिखा ना यहाँ पे, बीटा बीटा बहुत हाई होता है भाई, ठीक है, इसका रेंज होता है 50 से लेके 500 के बीच में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट इज, तो भाई सबसे ज्यादा जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं वो होता है आपका कॉमन एमीटर का भाई, क्योंकि कॉमन एमीटर में हाई करंट गेन, हाई वोल्टेज गेन और हाई पावर गेन मिलता है भाई, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन डैश अरेंजमेंट इज द हाईएस्ट भाई, तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट होता है भाई इनपुट इम्पीडेंस, ये होगा आपका कॉमन कलेक्टर का भाई, ठीक है। कॉमन कलेक्टर में अगर आप देखते हैं भाई, कलेक्टर मेरा अगर कॉमन हो जाता है ना, मतलब डिफॉल्ट में ऐसा समझिए ना, कलेक्टर अगर मेरा कॉमन, इसका मतलब क्या, इनपुट करंट क्या बनेगा, इनपुट करंट मेरा आई बनेगा भाई, एक मिनट यहां पे बना लेते हैं ना, एन पी एन, ठीक है भाई। तो भाई एमीटर हो गया, बेस हो गया, कलेक्टर हो गया, तो कलेक्टर को कॉमन करने के लिए भाई कभी कभी इसको घुमा के भी करना पड़ता है, ठीक है ना, ऐसे भी करना पड़ता है हम लोग को खड़ा करके। तो ओवरऑल समझिए भाई कि अगर कलेक्टर कॉमन हो जाता है तो इनपुट साइड में क्या होगा, इनपुट साइड में मेरा बेस करंट बनेगा भाई, ठीक है ना, इनपुट साइड में मेरा बेस करंट बनेगा और आउटपुट साइड में मेरा एमिटर करंट बनेगा भाई, समझे। और कॉमन कलेक्टर के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं गामा, तो गामा इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट, यानी भी करंट गेन है भाई, किसके लिए, कॉमन कलेक्टर के लिए। जैसे अल्फा हम लोग डिफाइन करते हैं कॉमन बेस के लिए, बीटा हम लोग डिफाइन करते हैं कॉमन एमिटर के लिए, और गामा डिफाइन करते हैं भाई हम लोग कॉमन कलेक्टर के लिए। तो ओवरऑल आप समझिए कि भाई गामा इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट बटा इनपुट, तो आउटपुट करंट मेरा क्या है भाई, एमीटर करंट है, और इनपुट करंट क्या है, आईबी है, बेस करंट है भाई। तो ओवरऑल समझिए कहने का मतलब क्या है कि भाई बेस करंट मेरा बहुत ही स्मॉल है ना, बेस करंट मतलब बेस करंट को इनपुट करंट बोल रहे हैं, तो भाई बेस करंट मेरा बहुत छोटा है, तो बेस करंट छोटा है इसका मतलब क्या भाई, इनपुट साइड का इंपेडेंस बहुत लार्ज होगा, तभी तो भाई करंट मेरा कम बह रहा है, समझ में आया। इनपुट साइड का इंपेडेंस हाई होगा तभी तो भाई इनपुट साइड में जो करंट है भाई बहुत कम बह रहा है, ऐसे समझिए आप। ऐसे आपको प्रॉपर समझना है तो भाई इसको फिर बाइसिंग सर्किट के साथ देखना पड़ेगा, बाइसिंग सर्किट के साथ दिखा देता हूं आपको, ठीक है ना भाई, क्योंकि ये अगले चैप्टर का भाई आपका ये पोर्शन है। एक मिनट रुकिए, मेरे को एक पेज इंसर्ट करना पड़ेगा। देखिए भाई इस वाले डायग्राम में ये आपका इधर जो जितना भी रेजिस्टेंस लगे ना, ऐसा बाइसिंग सर्किट बोला जाता है भाई, ठीक है। ये आपका पोटेंशियल डिवाइडर वाला बाइसिंग मेथड है और ये आपका ट्रांजिस्टर है। तो इसमें ओवरऑल देखिए कि भाई हम लोग आउटपुट जो लेते हैं, ये जो आर ई लगाना एमिटर रेजिस्टेंस भाई, इसके क्रॉस हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे वीसीसी मतलब भाई मेन यहाँ पे डीसी सप्लाई लगा हुआ है, तो ये डीसी सप्लाई जो है हमारा 12 वोल्ट है भाई, और हमारे R1 R2 दोनों बराबर, इसका मतलब क्या कि भाई ओवरऑल 12 वोल्ट में से 6 वोल्ट ये खा जाएगा, ये पढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसे समझ में नहीं आया, सीधी सी बात है, ठीक है ना, ये अपना कॉन्सेप्ट है। और यहाँ भाई आपका 6 वोल्ट आ जाएगा, और जो वोल्टेज R2 के पास होता है इसी को हम लोग इनपुट वोल्टेज बोलते हैं भाई, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर आप इसमें KVL लगाते हो और यहाँ पे हम लोग का एक जंक्शन है, ठीक है ना, तो भाई यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसको VB बोलते हैं, यानी 0.7 वोल्ट होगा। तो ओवरऑल इसमें KVL लगाते हैं तो भाई क्या हो जाएगा, इसके पास जो वोल्टेज भाई हमारा 6 वोल्ट है, तो 6 माइनस VB यानी 0.7 माइनस यहाँ पे भाई जो ड्रॉप हो रहा है I इंटू RE मस्ट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा भाई। तो ओवरऑल यही इसी के क्रॉस आपने आउटपुट लगाना, यहीं पे आप लोड लगा रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो वोल्टेज ड्रॉप RE के पास होगा वही वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, लोड के पास आएगा भाई, समझ गए। तो ओवरऑल आप देखिए कि भाई इसको उधर भेजते हैं, यानी 6 माइनस 0.7 इक्वल टू, ये माइनस उधर जाए तो प्लस हो जाए भाई, I इंटू RE। तो I इंटू RE कुछ नहीं, इसी को हम लोग V आउट बोल रहे हैं भाई,
इसी को हम लोग वी आउट बोल रहे हैं। क्लियर है? तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 6 माइनस 0.7 यानी 5.3 वी आउट, मतलब आउटपुट वोल्टेज जो आएगा 5.3 आएगा भाई, अगर हम लोग यहाँ पे 6 वोल्ट एज ए इनपुट दे रहे हैं तो देखिए, तो इनपुट वोल्टेज अगर मेरा 6 वोल्ट है तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ गया मात्र 5.3 के बराबर। यानी जो इनपुट वोल्टेज है भाई, जो इनपुट वोल्टेज है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर है ना आउटपुट वोल्टेज कि भाई 5.3 और 6 वोल्ट, यहाँ पे 6 वोल्ट दिया, यहाँ पे भाई 5.3 वोल्ट मिल रहा है। तो भाई एक तरीके से ये बराबर है ना, अप्रॉक्सीमेटली बराबर है भाई, समझ में आया? तो उसको हम लोग वोल्टेज फॉलोवर भी बोलते हैं भाई, ठीक है ना। तो कॉमन कलेक्टर को हम लोग वोल्टेज फॉलोवर के रूप में भी यूज़ करते हैं, यानी बफर के रूप में भी यूज़ करते हैं भाई। तो ये सब कॉन्सेप्चुअल है भाई, ठीक है ना। आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो नहीं समझ में आएगा, बाउंस करेगा। तो आपके लिए अभी आते हैं इस पर वापस आते हैं भाई। आप ये टेबल याद कर सकते हैं भाई, इतना आपको ताम झाम नहीं चाहिए, या फिर आपके पास टाइम नहीं भाई, बहुत जल्दी में है आप, भाई ये टेबल याद कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कॉमन कलेक्टर का जो इनपुट इम्पीडेंस है, यहाँ पे लिखा है इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, वेरी वेरी हाई, सबके मुकाबले सबसे ज़्यादा हाई होता है भाई। क्लियर है? और वही अगर हम लोग आउटपुट इम्पीडेंस की बात करें, सबसे ज़्यादा आउटपुट इम्पीडेंस किसका हाईएस्ट होता है, तो कॉमन बेस का होता है भाई। देख लिया यहाँ पे 450 किलो, ठीक है ना भाई। तो वापस से आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे भाई करंट की बात कर रहे थे कि भाई इनपुट साइड में जो करंट बहता है वो मेरा बेस करंट बहता है, और आउटपुट साइड में जो करंट बह रहा है वो एक तरीके से एमीटर करंट बह रहा है। तो इनपुट साइड में जो करंट बहेगा भाई वो बहुत ही छोटा है ना, बेस करंट अपने में छोटा होता है भाई, तो इतना कम करंट क्यों बह रहा है, क्योंकि इनपुट साइड का इंपीडेंस बहुत हाई होगा, उसी के कारण। समझ गए? तो ये सब कॉन्सेप्चुअल है भाई, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था, यहाँ पे थे ना, द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर कनेक्टेड डैश कॉन्फ़िगरेशन इज हाईएस्ट भाई, तो कॉमन कलेक्टर का होता है। अगला क्वेश्चन है द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड डैश अरेंजमेंट इज द हाईएस्ट भाई। अब आउटपुट इम्पीडेंस की बात हो रही है भाई, तो आउटपुट इम्पीडेंस सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसका होता है, तो इसमें होगा कॉमन बेस में भाई। तो इसको कैसे याद रखें, तो भाई कैरेक्टरिस्टिक में आ जाइए आप इसका। अगर इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि भाई आउटपुट इम्पीडेंस बहुत लार्ज है ना इसका, समझिए आउटपुट इम्पीडेंस हाई, समझते कि आउटपुट साइड का जो करंट होगा वो भाई एक समय के बाद, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा, आप कितना वोल्टेज बढ़ा लीजिए करंट बढ़ता नहीं है, फ्लैट हो जाता है कि भाई इंपीडेंस हाई है ना। देखिए ये आपका कॉमन बेस का है भाई, कॉमन बेस का यहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दिखा है। अब देखिए वीसी को, यानी भाई वोल्टेज को कितना ही बढ़ाते रहिए, जैसे एक पर्टिकुलर बेस करंट पे जो है ना आपका ये आउटपुट करंट जो फ्लैट हो गया भाई, समझ में आया? इधर वोल्टेज कितना बढ़ाते बढ़ाते ये आपका जो कलेक्टर करंट रहेगा वो हमेशा 1 मिली एम्पीयर पे ही रहेगा भाई। कब? जब आपने बेस करंट कितना दिया है, 5 माइक्रो एम्पीयर दिया है। उसी तरीके से अगर आप भाई बेस करंट 10 माइक्रो एम्पीयर रखते हैं तो भाई इस समय जो आउटपुट करंट मिलेगा वो 2 मिली एम्पीयर मिलेगा। फिर चाहे वोल्टेज कितना बढ़ा लिए, आपका करंट कॉन्स्टेंट ही रहेगा 2 मिली एम्पीयर पे। समझ गए? तो भाई ये कि आउटपुट इम्पीडेंस मेरा बहुत ही हाई होता है, इसलिए करंट बढ़ता नहीं भाई, फ्लैट हो जाता है ये। आगे बढ़ते हैं। तो ये टेबल आप एक बार याद कर लिए भाई, टेबल याद कर लेंगे तो इस तरह थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है आपको फिर दिक्कत नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है फेज डिफरेंस बिटवीन। देखिए भाई सिंपल याद रखना है, हम लोग 3 कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर भाई। तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन एमीटर में ही, ठीक है भाई, कॉमन एमीटर में ही, जो कि हम लोग एम्पलीफायर वाले सर्किट में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कि भाई इस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज़्यादा मतलब बेनिफिट होता है। क्या क्या बेनिफिट है, हाई करंट गेन मिलेगा, हाई वोल्टेज गेन मिलेगा, हाई पावर गेन मिलेगा, ये तीनों हाई मिलते हैं, इसलिए हम लोग उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एम्पलीफायर में। तो कॉमन एमीटर में ही भाई आपको सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलता है, समझ में आया? वो भी किसके लिए, वोल्टेज के लिए भाई। आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, सिर्फ वोल्टेज के लिए, करंट के लिए नहीं। समझ गए? सिर्फ वोल्टेज में आपका 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि जब आपका आउटपुट करंट बढ़ता है तो भाई आपका यहाँ पे आरसी लगा होता है, आरसी मतलब कलेक्टर रेजिस्टेंस भाई, समझ में आया बात को? तो अगर भाई ऊपर में आपका ये वीसीसी है, ऐसे समझिए आप, ऐसा आपको एसी एनालिसिस, डीसी एनालिसिस पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझ गए? क्योंकि 2 सप्लाई डालते हैं ना भाई, तो और समझिए भाई आईसी अगर मेरा बढ़ता है, आईसी कैसे बढ़ेगा कि भाई हम लोग कॉमन एमीटर बात है तो बीटा इक्वल टू क्या है, आईसी बटा आईबी भाई। तो यहाँ से आईसी क्या हो जाएगा, आईसी हो जाएगा आईबी इंटू बीटा। तो बीटा तो भाई मेरा कांस्टेंट रहता है हमेशा, तो आईबी को अगर बढ़ाते हैं तो भाई बीटा से मल्टीप्लाई आईसी बढ़ेगा, आईसी बढ़ेगा भाई इस आरसी में मेरा ड्रॉप ज़्यादा होता है, आरसी में ज़्यादा ड्रॉप होगा तो रिमेनिंग वोल्टेज यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं वीसीई, समझ गए? तो यहाँ पे ड्रॉप ज़्यादा होता है तो भाई ये वोल्टेज मेरा घटता है, यानी आईसी बढ़ेगा तो यहाँ पे ड्रॉप ज़्यादा होगा, ड्रॉप ज़्यादा वीसी मेरा घटेगा भाई।
समझे। तो उसके चलते मेरा वोल्टेज जो है आपका 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। एक मिनट मैं एक पेज इंसर्ट करता हूँ, उसको समझाता हूँ भाई। देखिए भाई इस वाले डायग्राम में ये आपका डीसी बाइसिंग देने के चलते भाई हम लोग का ये डीसी लोड लाइन बना हुआ है, ठीक है। और ये मेरा यहाँ पे ऑपरेटिंग पॉइंट है भाई। तो ऑपरेटिंग पॉइंट के हिसाब से मेरा वीसी कितना है, वीसी भाई मेरा यहाँ पे 10 वोल्ट है। और यहाँ पे भाई आईसी कितना है, 2 मिली एम्पेयर है, कि भाई यहाँ पे मिली एम्पेयर में दिखा रखा है। और इनपुट साइड में भाई बेस करंट कितना है मेरा, बेस करंट है मेरा 20 माइक्रो एम्पियर। क्लियर हुआ। तो ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट आया भाई, ये तो 2 मिली एम्पियर और ये मेरा 10 वोल्ट, किसके कारण है, ये डीसी बाइसिंग कारण है, डीसी सप्लाई दिया उसके कारण है भाई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग भाई एसी सिग्नल डाल रहे हैं। तो एसी सिग्नल देखिए इनपुट साइड में मैंने ये एसी सिग्नल डाला है, समझ गए भाई। ये डॉटेड डॉटेड जो दिखाया ना, ये बेस करंट है जब हम लोगों ने डीसी सप्लाई दिया था सिर्फ और सिर्फ, समझे। अब इस पर क्या कर रहे हैं, सिग्नल एक तरीके से सुपर इम्पोज कर रहे हैं भाई। एक मिनट भाई, एक मिनट, इसके पीछे वाला जो एरिया इसको हटाते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो भाई ये हम लोगों ने अब एसी सिग्नल एक तरीके से सुपर इम्पोज कर दिया। तो ओवरऑल क्यों भाई, बेस करंट मेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अभी जस्ट पता भाई जो आईसी होता है ये होता है बीटा इंटू आईबी। तो भाई आईबी मेरा बढ़ रहा है एक तरीके से। पहले आईबी कितना था, 20 माइक्रो एम्पियर पे कांस्टेंट है भाई, लेकिन इस पे अब क्या हो रहा है, एसी सुपर इम्पोज कर दिया तो एसी के चलते क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है भाई। यानी आईबी मेरा बढ़ रहा है तो आईसी भी मेरा बढ़ेगा भाई, समझ में आया। तो अब देखिए तो आईसी मेरा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आईसी मेरा पहले 2 मिली एम्पियर पे था, ये 2 मिली एम्पियर का रीजन दिखाया इसने, ठीक है। तो आईसी मेरा बढ़ेगा भाई, समझ गए। फिर बेस करंट घट रहा है तो भाई आईसी मेरा घटेगा, समझ में आया। तो ओवरऑल अब देखिए कि भाई जो बेस करंट है यानी जो इनपुट सिग्नल है भाई वो 20 माइक्रो एम्पियर पे ऊपर गया नीचे आया, ठीक ना भाई, इसी के ऊपर ऑसिलेट कर रहा है ना, स्विंग कर रहा है। तो उसी तरीके से आउटपुट करंट भाई मेरा बढ़ेगा और जब ये घटेगा तो ये भी घटेगा भाई। यानी जो करंट है भाई, जो बेस करंट है यानी जो इनपुट का जो करंट है भाई और जो आउटपुट का करंट है दोनों फेज में है ना। देखिए ध्यान से, ये बढ़ रहा, यानी ये बढ़ रहा है भाई तो ये भी बढ़ रहा है आपका, समझ में आया। और मैक्सिमम कितने तक गया, ये 3 मिली एम्पियर तक गया भाई, 3 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, समझे। और ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये इतना भाई, ये इसका हाइट क्या है, 20 माइक्रो एम्पियर का, ये हाइट इसका 20 माइक्रो एम्पियर भाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक गया होगा भाई, तो ये कितने के बराबर होगा, 30 माइक्रो एम्पियर भाई। समझ गए बात को, समझ में आया। ये 30 माइक्रो एम्पियर तक गया मैक्सिमम। तो भाई 30 माइक्रो एम्पियर एज ए इनपुट दे रहा है तो आउटपुट देखिए ना 3 मिली एम्पियर तक है भाई। कहाँ ये माइक्रो एम्पियर है और कहाँ इधर मिली एम्पियर है, अंतर है ना, इसलिए तो एम्पलीफाई हो रहा है कि भाई इनपुट मेरा बहुत छोटा है लेकिन आउटपुट मेरा बहुत लार्ज मिल रहा है भाई, समझ गए भाई। आप बेस करंट को माइक्रो में नाप रहे हैं ना भाई, तो इसका हाइट देखना कहाँ टच किया, तो टच ये जो लाइन है 30 माइक्रो एम्पियर का है, समझ गए। तो मैक्सिमम का 30 माइक्रो एम्पियर तक बढ़ा है भाई, तो उसके चलते आउटपुट करंट कितना बढ़ गया, 3 मिली एम्पियर तक बढ़ा भाई। तो ये तो क्या करंट, तो भाई करंट जो है दोनों फेज में होते हैं। अब वोल्टेज पे आते हैं कि भाई जब मेरा बेस करंट बढ़ा तो भाई आईसी बढ़ा, आईसी बढ़ने से क्या हुआ, जो आरसी लगा था ना भाई यहाँ पे कलेक्टर रेजिस्टेंस, तो भाई क्योंकि यहीं से आईसी आ रहा है तो भाई इसमें ड्रॉप मेरा ज्यादा होता है। और ड्रॉप ज्यादा है इसका मतलब क्या, इधर जो आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसमें भाई जो VC होगा भाई सारा का सारा वोल्टेज यही खा जा रहा ना, तो रिमेनिंग जो वोल्टेज आएगा इसके पास वो कमेगा भाई। तो ध्यान समझिए यहाँ पे ये जो दिखाया है, ये जो वेवफॉर्म दिखाया है भाई ये VC का है, समझ में आया। तो अब देखिए कि भाई जब हम लोग डीसी बाइसिंग था तो ऑपरेटिंग पॉइंट ये था, उसके हिसाब से भाई मेरा जो वोल्टेज था VC जो था भाई 10 वोल्ट पे था, ये 10 वोल्ट पे एक तरीके से कांस्टेंट था। अब भाई जब हम लोगों ने इनपुट में एसी सिग्नल सुपर इम्पोज किया तो भाई कलेक्टर करंट देखिए बढ़ रहा है, यानी कलेक्टर करंट मेरा बढ़ रहा है भाई। कलेक्टर करंट बढ़ रहा है तो ड्रॉप भी ज्यादा होगा, और ड्रॉप ज्यादा होगा तो भाई यहाँ पे जो वोल्टेज होगा रिमेनिंग वोल्टेज, भाई यहाँ पे VCC होता है ना, तो रिमेनिंग वोल्टेज क्या होगा, ज्यादातर यही खा जा रहा है तो भाई रिमेनिंग वोल्टेज के पास क्या आएगा, कम आएगा भाई। इसलिए देखिए यहाँ से इधर तरफ भाग रहा है भाई, इधर तरफ आ रहा ना, और इधर क्या है, ऑरिजिन है 0 वोल्ट है यहाँ पे, समझे। तो VC मेरा घटेगा भाई, समझे। और जब कलेक्टर करंट मेरा गिरेगा यानी कमेगा तो भाई ये मेरा वोल्टेज फिर बढ़ेगा, और फिर जब ये नेगेटिव में जाएगा तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा कि भाई कलेक्टर करंट घट रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ड्रॉप कम हो रहा है, ड्रॉप कम हो रहा है, इसका मतलब ज़्यादातर जो VCC का हिस्सा होगा भाई वो VCE बन जाएगा। तो इस तरीके का बनता है भाई, क्लियर है। तो इसके कारण आपका 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है भाई, क्योंकि इनपुट में भाई आपने वोल्टेज बढ़ाया तभी तो IB बढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे आउटपुट करंट देखिए, आउटपुट वोल्टेज देखिए भाई घट रहा है, जब वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा होगा ना। तो मेरे ख्याल से भाई इतना सफिशिएंट होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो, क्योंकि ये सब अपने आप में एडवांस सब्जेक्ट है भाई, ठीक है ना। पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो भाई आप सोचिए MCQs कर लेंगे और समझ में आ जाएगा भाई, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वही बोल रहा है भाई द फेज डिफरेंस बिटवीन द
इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ना कॉमन बेस। तो भाई मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो फेज शिफ्ट आ रहा है ना 180 डिग्री का, ये सिर्फ कॉमन एमीटर में ही होता है भाई, वही वोल्टेज में होता है। यहाँ पे क्या है, कॉमन बेस, तो कॉमन बेस में कोई भी आपका फेज शिफ्ट नहीं होता भाई, जीरो होगा। अगला है द पावर गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन डैश अरेंजमेंट इज द हाईएस्ट भाई। तो पावर गेन सबसे ज्यादा किस में होता है, अभी जस्ट बताया था कॉमन एमीटर भाई। आगे बढ़ता है, अगला है द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन एमीटर भाई। देखिए यहाँ पे वोल्टेज का जिक्र कर दिया, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में जो फेज और किसके लिए कॉमन एमीटर होता है 180 डिग्री का होता है। अगला है वोल्टेज गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन डैश अरेंजमेंट हाईएस्ट भाई। तो वोल्टेज गेन सबसे ज्यादा होता है कॉमन एमीटर में भाई। अगला है एज द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिस्टर गोज अप, तो भाई टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो भाई बेस एमीटर क्या होगा, तो बेस एमीटर हम लोग का क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस होता है भाई, समझ गए। फॉरवर्ड बाइस के पास अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ा तो भाई कोवेलेंट बॉन्ड और टूटेंगे भाई। बेस एमीटर क्या एक पीएन जंक्शन ही ना, तो भाई वहां पे अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भाई क्या होगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड है भाई वो टूटेंगे, समझ में आया। और कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो और ज्यादा वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे भाई, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब और ज्यादा कैरियर्स भाई, चार्ज कैरियर, और ज्यादा चार्ज कैरियर मतलब क्या, टेम्परेचर मेरा बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाएगा भाई, समझ गए। रेजिस्टेंस जो है मेरा घटेगा क्योंकि भाई कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बढ़ते जा रहा है, यानी चार्ज कैरियर बढ़ रहा है। तो चार्ज कैरियर बढ़ रहा है मतलब कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या, रेजिस्टिविटी घटेगा भाई, यानी रेजिस्टेंस घटेगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन है द वोल्टेज गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन अ कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर अभी जस्ट समझाया था ना भाई, कॉमन कलेक्टर में हम लोग का जो वोल्टेज गेन होता है वो लेस देन यूनिटी होता है, समझाया तो था अभी इस वाले फिगर में भाई। देखिए जिसको हम लोग वोल्टेज फॉलोअर भी बोल रहे थे, यहां से आउटपुट ले रहे भाई, इसके क्रॉस इनपुट दिया तो भाई जो भी इनपुट दिया 6 वोल्ट में भाई यहाँ पे 0.7 वोल्ट की भाई ये मेरा बेस एमीटर जंक्शन है, तो 0.7 घटा दिया भाई, यहाँ पे कितना है 5.3 आया ना, समझ गए। तो वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन क्या है भाई, आउटपुट बटा इनपुट, ठीक है भाई, यानी आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज क्या है मेरा 5.3, इनपुट कितना था 6 था भाई, काट देंगे तो भाई मतलब ये एक वैल्यू ले रखा है भाई न्यूमेरिकली समझाने के लिए, जरूरत है ना भाई इतना ही रहेगा हमेशा। क्लियर है, केवीएल से लगा देख लीजिए ना, यहाँ पे भाई अगर V वोल्ट है, V इनपुट है, तो भाई यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाए आपका V in माइनस 0.7 बस, ठीक है ना। तो ये भाई छोटा है, ये बड़ा है, तो ओवरऑल भाई हमेशा लेस देन 1 आता है। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट। कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट भाई यहाँ पे जीरो होगा, कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, एक मिनट भाई इसका एक बार आंसर देख लेते हैं, ऐसे तो कंफर्म हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिल्कुल सही भाई, ठीक है ना। कॉमन एमीटर में ही सिर्फ और सिर्फ फेज शिफ्ट आता है 180 का, वो भी वोल्टेज में। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पे भाई आपका पूछा है IC इक्वल टू बीटा इंटू IB होता, तो देखिए ये बीटा आगे समझ तो क्या, ये नहीं भाई अभी हम लोगों ने जो डिफाइन किया कलेक्टर करंट क्या था, अल्फा इंटू IE प्लस ICBO, जिसको हम लोग लीकेज करंट बोल रहे थे भाई, सही बात है। किसके लिए डिफाइन किया, ये कॉमन बेस के लिए हम लोग डिफाइन किया था। अब आते हैं कॉमन एमीटर के लिए, तो कॉमन एमीटर भाई क्या होता है, बीटा इक्वल टू होता है IC बटा IB, तो यहाँ से IC इक्वल टू क्या आएगा, IC इक्वल टू आ जाएगा बीटा इंटू IB, सही बात है। तो भाई ये तो हो गया कि भाई जब हम लोगों ने इनपुट साइड को फॉरवर्ड बाइस किया, यानी बेस एमीटर को भाई फॉरवर्ड बाइस किया होगा, और जो आउटपुट साइड उसको रिवर्स बाइस किया, तो उसके चलते मेरा करंट बहा वो। लेकिन समझिए आप कॉमन एमीटर में देखें, कॉमन एमीटर में इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे करते हैं भाई, ठीक है ना। एमीटर को मुझे कॉमन करना ना, इसको मैं एमीटर मान लेता हूँ, इसको भाई बेस मान लेता हूँ, इसको कलेक्टर मान लेता हूँ, NPN, ठीक है भाई। तो इसको भाई पॉजिटिव करना है, इसको नेगेटिव करना है, सही बात है, और इसको मुझे पॉजिटिव इसको नेगेटिव करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ भाई कि इनपुट को आप ओपन किए, भाई मैं लीकेज देखना चाहता हूँ, इसको ओपन कर लीजिए। तो भाई इनपुट मेरा ओपन है, आउटपुट मेरा क्या है, ये प्लस है माइनस है, मतलब ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, समझ गया। तो ये रिवर्स बाइस, और रिवर्स बाइस में क्या होगा आपका, ये एन रीजन था ना, एन था ये पी था, तो पी में इलेक्ट्रॉन्स होगा मैग्नेटिक कैरियर, और इसमें भाई होल्स हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या होंगे, ऐसा
मतलब भाई इस कनेक्शन के हिसाब से ये जो माइनॉरिटी कैरियर है ना वो फॉरवर्ड बाई इस तरह बिहेव करते हैं। तो भाई यहाँ पे हम लोग को करंट कंडक्शन देखने को मिलेगा और ये कितने के बराबर होता है, इसको हम लोग ICEO बोलते हैं भाई। यानी जब एमीटर मेरा ओपन है, एमीटर टर्मिनल मेरा जब ओपन है भाई, तो उस समय कलेक्टर करंट कितना बह रहा है, तो इसी को हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं भाई। तो कॉमन एमीटर में जो हम लोग लीकेज करंट डिफाइन करते हैं वो ICEO के बराबर होता है, ठीक है। ये नाम रखा रहता है कि भाई जब एमीटर मेरा ओपन है तो उसके इसमें कितना कलेक्टर करंट बह रहा है, समझ में आया। और वही जब हम लोग भाई यहाँ पे इनपुट को फॉरवर्ड बेस करते हैं, P को पॉजिटिव N को नेगेटिव में, तो भाई इस केस में जो करंट बह रहा है वो इतने के बराबर है, ये ठीक है भाई, IC = बीटा × IB के बराबर है, ठीक है। तो ये तो भाई जब दोनों में हम लोगों ने कनेक्शन किया तब है, और इसमें भाई आपका लीकेज करंट भी आ रहा है, जब इसको ओपन किया तो उस समय जो करंट बह रहा था उसको हम लोग बोल रहे हैं ICEO, क्लियर हुआ। तो ये जो आपका कलेक्टर करंट है भाई किसके लिए है, कॉमन एमिटर के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। तो उसका थर्ड आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है IC = इतना होता है, तो भाई यहाँ पे और क्या होगा। तो अब देखिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ से भाई दो इक्वेशन समझ में आया कि भाई हम लोग का जो कलेक्टर करंट है कॉमन बेस भाई ये वाला रिलेशन है, और कॉमन एमीटर में भाई ये वाला रिलेशन होता है। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा उठाता हूँ, ठीक है। IC = इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ अल्फा × I प्लस ICBO, ठीक है। तो I की जगह मैं पुट कर सकता हूँ भाई, I का मान मुझे पता है ना, IB प्लस IC होता है, और इसको ऐसे छोड़ देता हूँ भाई, IE = होता है ना IB प्लस IC, ये पढ़ा है अभी, जस्ट पढ़ा है मैंने, इधर मेरा IC चल रहा है भाई, ठीक है। अब ब्रैकेट तोड़ते हैं, ब्रैकेट तोड़ दिए तो IC = क्या हो जाएगा, IB × अल्फा प्लस IC × अल्फा प्लस ICBO। तो भाई इस वाले टर्म को इधर लेके आता हूँ, तो IC माइनस IC × अल्फा, और इधर क्या हो जाएगा IB × अल्फा प्लस ICBO। तो भाई अगर मैं यहाँ पे IC कॉमन ले लेता हूँ, IC कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, IC कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा IB × अल्फा प्लस ICBO, सही बात है, बोलिए। अब इसको मैं उधर भेज देता हूँ भाई, तो IC = क्या हो जाएगा, IC = हो जाएगा IB × अल्फा, छोटा लिखना भाई, बेस करंट है, डिवाइडेड बाय प्लस ICBO। तो भाई इसको तो भेज दो, दोनों में डिवाइड हो जाए ना, 1 माइनस अल्फा, और ये भी हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ठीक है भाई। तो ये मेरा एक नया रिलेशन बन गया भाई, ये भी ध्यान देना आपको, समझ में आया। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा है ना, देखिए अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा इंटू IB, सही बात है। और यहाँ पे देखिए 1 माइनस अल्फा है, तो ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में आपका ICBO आएगा भाई, तो ICBO हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पे है ना 34 नंबर क्वेश्चन है भाई, तो 34 नंबर क्वेश्चन देखिए सेम चीज़ है, और यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे भाई आपका, अच्छा यहाँ पे भाई आपका तो ये आ रहा है ना, जैसे अभी जस्ट प्रूफ किया, तो ICBO बटा 1 माइनस अल्फा आना चाहिए, लेकिन भाई ऐसा कहीं ऑप्शन में है नहीं हम लोग के पास। तो थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं भाई, देखिए थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं कि भाई ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को चलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है भाई, तो इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूँ, IB × अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस ICBO, और यहाँ पे क्या है भाई 1 बटा 1 माइनस अल्फा है, यही है ना, समझ गए। तो भाई मुझे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो ठीक है भाई, मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है भाई, यहाँ पे भाई मुझे ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो देखिए भाई इसका आंसर जो है ना फर्स्ट होना चाहिए ICO, क्योंकि ICO का मान इतने के बराबर होता है। एक मिनट देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 34 का फर्स्ट सही है। थोड़ा सा हम लोग बुक में आते भाई, देखिए कैसे प्रूफ किया हुआ है। देखिए भाई हम लोगों ने भाई सबसे पहला इक्वेशन पढ़ा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। I = होता है IB प्लस IC, ठीक है ना, सही बात है। उसके बाद ये वाला इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये कॉमन बेस से निकाला भाई। IC = अल्फा × IE प्लस
ICBO होता है, जो कि लीकेज करंट के बराबर होता है। अब यहाँ पे I की जगह भाई मैंने ये पुट कर दिया IB प्लस IC, तो I की जगह भाई हम लोगों ने पुट कर दिया, इसके जगह पुट कर दिया IB प्लस IC, फिर ब्रैकेट तोड़ दिया अल्फा इंटू IB प्लस अल्फा इंटू IC, तो अल्फा इंटू IC को उधर भेज दिया भाई, और IC को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आया था 1 माइनस अल्फा आया था, और इस अल्फा 1 माइनस अल्फा को डिवाइड किया तो भाई इधर आ गया और इधर आ गया। अभी जस्ट ये प्रूफ करवाया ना मैंने, समझ गए, कोई दिक्कत है? तो ओवरऑल देखिए भाई, ओवरऑल देखिए यहाँ पे ये जो करंट है ये कब आता है, जब भाई हम लोग का ट्रांजिस्टर यानी इनपुट साइड जो है हम लोग का फॉरवर्ड बाइस है और जो आउटपुट साइड है भाई वो रिवर्स बाइस होता है, तब ये करंट बहता है। और ये वाला जो करंट है क्या है, लीकेज करंट के बराबर होता है भाई, इतना हिस्सा। तो यहाँ पे देखिए अब आ रहे हैं हम लोग कॉमन बेस में भाई, यानी कॉमन एमीटर में। तो कॉमन एमीटर भाई मान लेते हैं कि भाई मेरा इनपुट ओपन है, ठीक है ना, इनपुट मेरा ओपन है, ठीक है भाई, ये हो गया मेरा एमीटर, ये हो गया भाई बेस, और ये हो गया कलेक्टर। तो भाई इस पर मैंने कोई सप्लाई नहीं दिया है, बस मैंने यहाँ पे भाई मान लेते हैं NPN, तो इसको भाई पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, बस भाई मैंने एक ही बैटर लगाया, और ये आउटपुट साइड को मैंने ना रिवर्स बाइस किया हुआ, तो इसके चलते जो करंट बहेगा इसी को तो हम लोग लीकेज करंट बोल रहे हैं भाई, समझ में आया, कलेक्टर लीकेज करंट, समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे लिखिए, ये जो एक्सप्रेशन 3 है भाई, ये जो हम लोगों ने प्रूफ किया, इसमें क्या बोलता है, इट इज अपरेंट दैट इफ IB इक्वल टू 0, IB इक्वल टू 0 मतलब क्या भाई, बेस करंट 0 मतलब भाई इधर मेरा ओपन है, समझे, कोई बैटरी नहीं लगा रखा हम लोगों ने, यानी बेस सर्किट मेरा ओपन है, द कलेक्टर करंट विल बी, क्योंकि भाई इधर मेरा ये बेस ओपन हो गया, इसका मतलब क्या, जो करंट बहेगा, लिखा ना, द कलेक्टर करंट विल बी द करंट टू द एमीटर भाई, दिस एब्रिटेड एज अ ICO, मीनिंग भाई मेरा क्या कहना ना, ये जो है ना इसका भाई मैंने बस नया नाम दे दिया है, ठीक है ना, इसका मैंने एक नया नाम दे दिया है, ICO इक्वल टू इतना। कोई दिक्कत है बताइए? अब हम लोग आते हैं भाई इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे उठा रहे हैं, इसको वैसे छोड़ दिया भाई, ठीक है ना, बस इसके जगह मैंने यहाँ पे एक नया नाम दे दिया ICEO। कोई दिक्कत है बोलिए भाई, ठीक है ना। और हम लोग को पता है ये अभी जस्ट प्रूफ करवाया था, अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा को हम लोग बीटा बोलते हैं, बीटा इंटू IB बोल दिया भाई, और यहाँ पे प्लस ICEO बोल दिया हम लोगों ने। कोई दिक्कत है? तो बताइए ये वाला करंट कब आता था भाई, जब हम लोग कॉमन एमीटर पढ़ते थे, कॉमन एमीटर में पढ़ते थे ना, बीटा इक्वल टू क्या होता है IC बटा IB, तो यहाँ से IC का मान क्या आएगा, IC का मान आएगा बीटा इंटू IB, सही बात है, देखिए बीटा इंटू IB लिखा ना, और प्लस यहाँ पे जो लीकेज करंट बहता है किस में, कॉमन एमीटर के केस में, वो कितने के बराबर होता है, ICO के बराबर होता है भाई, जहाँ पे ICO का मान क्या है, ICO का मान ये होता है पूरा कंप्लीट, ठीक है भाई। तो याद रखना है कि भाई ये पूरे टर्म को हम लोगों ने एक नया नाम दे रखा है ICEO। वापस से आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। तो यहां पे आप समझिए कि भाई हम लोगों ने तो प्रूफ कर लिया, तो IC इक्वल टू ये पूरा टर्म बीटा बन जाएगा, बीटा इंटू IB प्लस ये जो है भाई आपका, इसको हम लोग एक नया नाम दे दे रहे हैं ICEO। ये किसके लिए है, ये भाई कॉमन एमीटर के लिए है, कि भाई जब मेरा एमीटर ओपन है, मतलब इनपुट ओपन है, तो भाई उस समय जो करंट भरा था उसको हम लोग लीकेज करंट बोल रहे हैं, इसका मान इतने के बराबर होता है भाई। तो वही चीज़ आपका यहाँ पूछा ना ऑप्शन में, क्योंकि भाई ये तो था नहीं ना, ये सब इस तरह का ऑप्शन नहीं था मेरे पास, समझ गए। तो ऑप्शन में देखना हम लोगों को, समझे, तो ऑप्शन में क्या मैच कर रहा है, यही तो मैच कर रहा है भाई, समझ गए, पहला आंसर होगा, ये सब ध्यान देना, पावरफुल इक्वेशन है भाई। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट सेशन में भाई हम लोग रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस को भी कवर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो BC 147 है ना, तो भाई ट्रांजिस्टर जब आप मार्केट में खरीदने जाएंगे, जितने भी भाई आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं ना, उनका कोडिंग होता है भाई, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेटर है ना, जैसे भाई यहाँ पे B लगा हुआ, तो B का मतलब होता है सिलिकॉन का रिप्रेजेंटेशन होता है भाई, क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे A लगा होता है ना, तो A का मतलब होता है जर्मेनियम भाई। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ भाई, वहाँ से आपको आइडिया लगेगा। देखिए भाई यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट दिया ना, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नंबरिंग सिस्टम भाई, तो पढ़िए, लिखा है ना, फ्रॉम द टाइम सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग कम टू एग्जिस्टेंस सेवरल नंबरिंग सिस्टम वेयर अडॉप्टेड बाय डिफरेंट कंट्रीज भाई। तो यहाँ से पढ़ते हैं, एवरी सेमीकंडक्टर डिवाइस इज नंबर्ड बाय 5 अल्फा न्यूमेरिक सिंबल भाई, यानी इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और न्यूमेरिक भी होते हैं, टोटल 5 होते हैं इसमें। तो जैसे एग्जाम्पल लिखा ना, BF-X63, क्लियर है, या फिर BF-194, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे जो नंबर सिस्टम लिखा ना, आइदर 2 लेटर्स, या फिर 2 लेटर होंगे या 3 नंबर होंगे, या फिर 3 लेटर्स हो सकते हैं और 2 नंबर हो सकते हैं। जैसे में देखिए 2 लेटर है BF-194, ठीक है, यानी 2 लेटर हो गए, यानी 2 अल्फाबेट और 3 नंबर्स हैं भाई। और यहाँ पे देखिए 3 अल्फाबेट्स हैं और 2 नंबर है भाई।
ठीक है ना। तो इस तरह नंबर क्या आता है, बोलता है व्हेन टू नंबर्स आर इंक्लूडेड इन द सिंबल, अगर आप दो नंबर देखते हैं जैसे BFX 63, द डिवाइस इज इंटेंडेड फॉर इंडस्ट्रियल एंड प्रोफेशनल इक्विपमेंट, और वही अगर आप देखते हैं व्हेन द सिंबल कंटेन 3 नंबर, 3 नंबर होंगे और 2 अल्फाबेट होंगे भाई, तो इसको हम लोग यूज करते हैं नहीं, ऐसे डिवाइस को यूज करते हैं कंज्यूमर इक्विपमेंट्स के लिए, फिर एंटरटेनमेंट के लिए भाई। जैसे आप होम थिएटर खरीद रहे भाई, तो होम थिएटर में भी तो एम्पलीफायर होता है ना, तो वहां पे आपका जो ट्रांजिस्टर सब लगा होगा वो कुछ इस तरीके का होगा भाई, ठीक है ना, यानी 2 अल्फाबेट्स होंगे और 3 नंबर वाले होंगे। तो देखिए इसमें क्या बोलते हैं, द फर्स्ट लेटर इंडिकेट द नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी पहला जो नंबर है भाई, जैसे इसमें पहला अल्फाबेट क्या है, बी है ना, तो बी किसको बताता है, तो लिखा ना, फॉर एग्जांपल ए का मतलब अगर ए लिखा होता तो जर्मेनियम होता, बी लिखा रहता तो सिलिकॉन रहता, सी रहता तो गैलियम आर्सेनाइड रहता, आर रहता तो कंपाउंड मटेरियल लाइक कैडमियम सल्फाइड भाई। तो अपने केस में जो फर्स्ट लेटर भाई वो तो बी है ना, देख रहे हैं यहाँ पे बी से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा मतलब क्या, सिलिकॉन का बना हुआ भाई। अगर भाई ए रहता तो ए का मतलब जर्मेनियम होता है भाई, क्लियर हुआ। तो फर्स्ट लेटर आपका नेचर ऑफ मटेरियल को बताता है। अगला पढ़ते हैं, जैसे एग्जांपल दिया ना AC 125 भाई, तो ए का मतलब क्या है, जर्मेनियम ट्रांजिस्टर है। BC 149 रहता भाई, तो बी का मतलब यहाँ पे सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है। अगला है द सेकंड लेटर इंडिकेट द डिवाइस एंड द सर्किट भाई, तो सेकंड लेटर भाई जैसे इसमें C है या फिर इसमें C है, तो C का मतलब क्या है, ये आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी, लिखा ना ऑडियो फ्रीक्वेंसी लो पावर ट्रांजिस्टर भाई, समझ में आया। ए रहता तो डायोड होता है भाई, बी रहेगा तो वेरिएबल कैपेसिटर होता है। तो इतने सारे भाई यहाँ पे नाम दिए गए हैं, तो उसके एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है कि भाई, एक मिनट भाई, इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं। BC 147 में ये किस चीज़ का बना हुआ ट्रांजिस्टर है ना भाई, तो स्टार्टिंग बी आ गया, इसका मतलब क्या, ये सिलिकॉन को बना हुआ भाई। ए रहता तो जर्मेनियम हो जाता आपका, और बी के बाद सी है, सी का मतलब क्या है, ये भाई आपका ऑडियो पावर एम्पलीफायर है एक तरीके से। तो 37 तक हो गया भाई, सॉरी 36 तक हो गया हम लोग का। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बन जाएगा तो भाई इसको कर लेंगे, तो भाई इसका हो जाएगा सिलिकॉन। अगला है ICEO, तो ICO भी जस्ट बताया भाई, ICO कुछ नहीं, लीकेज करंट था। ICEO क्या था अभी, 1/1 माइनस अल्फा इंटू ICBO, यही तो प्रूफ किया अभी। देखिए यहाँ पे भाई यही तो था आपका, इसी को तो हम लोग ICEO बोल रहे थे, ICBO इंटू 1/1 माइनस अल्फा भाई। तो अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से चलना है भाई, तो ऑप्शन के हिसाब से ICBO तो दिया, ICBO यहाँ पे भी भाई, नहीं मेरे पास क्या है 1/1 माइनस अल्फा है, लेकिन भाई यहाँ पे तो ऑप्शन में है नहीं, है ना। तो कैसे हम लोग करें, यानी अब मुझे यहाँ पे 1/1 माइनस अल्फा को मॉडिफाई करना भाई, कि इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ओवरऑल ऑप्शन क्या क्या दिया आपका, जैसे देखिए हम लोग को भाई बीटा के टर्म में दिया ना, सारा का ऑप्शन बीटा में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा 1 प्लस अल्फा, तो पहले बीटा में देखते हैं। तो भाई बीटा मेरे को पता ना, बीटा इक्वल टू क्या होता है, बीटा इक्वल टू होता है IC/IB, और इसको अगर हम लोग मॉडिफाई करते हैं, IC को ऐसे छोड़ देते हैं, IB को हम लोग भाई बीटा के टर्म में लिखा है ना, बीटा के टर्म में लिखा है, तो अल्फा से डिफाइन करना पड़ेगा, एक मिनट। अल्फा इक्वल टू होता है IC/IE, ठीक है भाई। IC को ऐसे छोड़ देते हैं, I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे अल्फा आ रहा है ना, 1/1 माइनस अल्फा है, तो बीटा में डिफाइन हो जाएगा, तो यहीं बीटा से ही चलना पड़ेगा हम लोग को। बीटा इक्वल टू होता है IC/IB, ठीक है। IC को वैसे छोड़ देते हैं, IB को हम लोग लिख सकते हैं भाई, IB को हम लोग क्या, I माइनस IC, ये कहाँ से आया, तो भाई I इक्वल टू होता है IB प्लस IC, ठीक है। तो यहाँ से IB का मान निकाले तो इतना हो जाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि भाई मुझे अल्फा में एक तरीके से इसको डिफाइन करना है, तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है IC/IE, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए IC तो है, बस I से डिवाइड करना, तो ऊपर नीचे I से डिवाइड कर दे रहे भाई, ऊपर नीचे, तो I कट जाए तो 1 बचेगा, और यहाँ पे IC/I मतलब क्या, अल्फा हो जाएगा, और ये भी आपका IC/I मतलब ये भी अल्फा बन जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू है अल्फा/1 माइनस अल्फा भाई, ठीक है। तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, 1/1 माइनस अल्फा है ना, समझ गए। और ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन में बीटा है और 1 प्लस बीटा है, तो दोनों साइड में अगर +1 करते हैं भाई, मान लेते हैं +1 कर देता हूँ और इधर भी +1 कर देता हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो इसको मैं अरेंज करा रहा हूँ, बीटा +1, और इधर क्या करते हैं अल्फा/, एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस अल्फा एलसीएम ले लिया भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, यही आएगा अल्फा +1 प्लस माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा भाई। तो अल्फा कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या आएगा 1/1 माइनस अल्फा, इधर आ जाएगा आपका बीटा +1, यानी हम लोग भाई 1/1 माइनस अल्फा को हम लोग बीटा +1 भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी
ये जो है आपका ये जो है ना भाई 1/1 माइनस अल्फा, इसको मैं बीटा प्लस 1 के इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ। यानी यहाँ पे भाई इसको ऐसे रहने देते हैं, एक स्टेप और ले लेते हैं। तो ICO जो होता है ये आपका बीटा प्लस 1 इंटू ICBO के बराबर भी होता है भाई, यानी इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर कनेक्टेड कॉमन बेस मोड इफ इट इज नाउ कनेक्टेड इन कॉमन एमीटर विद द सेम बाइस वोल्टेज द वैल्यू ऑफ IB IC, तो भाई रिमेन सेम होता है। क्यों? तो अगर आप इनका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कॉमन बेस का और कॉमन एमीटर का, भाई थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। देखिए भाई यहाँ पे लिखा ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कनेक्शन भाई। तो सबसे पहले आपका ये इनपुट साइड का दिखा है कि कॉमन बेस में जो करंट होता है इनपुट करंट होता है, एमीटर करंट होता है भाई। तो ये इनपुट करंट है और ये मेरा इनपुट वोल्टेज VB बेस एमीटर वोल्टेज। तो भाई कुछ इस तरह जा रहा है, एक्सपोनेंशियली करंट जा रहा है ये। ठीक है। अब इसका अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये फ्लैट हो जा रहा है भाई। समझ गए? फ्लैट हो गया इसका मतलब कि आउटपुट इम्पीडेंस बहुत ही हाई है भाई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मतलब कितना वोल्टेज बढ़ा ली, करंट नहीं बढ़ रहा भाई, आपका फ्लैट हो गया एक तरीके से। तो कॉमन बेस में भाई देख रहे हैं कि भाई इनपुट करंट जो था मेरा एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा था इस तरीके से। मतलब भाई हल्का सा वोल्टेज दें तो करंट मेरा बहुत ज़्यादा बहेगा। क्यों? कि भाई आई है ना, एमीटर करंट मेरा बहुत लार्ज होता है भाई। अब आगे आते हैं और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखिए, ये मेरा IC है आउटपुट करंट और ये मेरा VCB यानी आउटपुट वोल्टेज भाई। तो यहाँ पे देखिए करंट मेरा फ्लैट हो चुका है। अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया कॉमन बेस का भाई। अब आते हैं कॉमन एमीटर में। तो कॉमन एमीटर का अगर आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो भाई कॉमन एमीटर के लिए आपका ये इनपुट बेस करंट, ये बेस करंट हो गया जो कि इनपुट करंट है भाई, ये इनपुट वोल्टेज है। तो ये भी तो एक्सपोनेंशियली जा रहा है भाई, समझ में आया? और यहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखिए, ये भी तो फ्लैट हो गया। तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम है भाई, यानी दोनों पे अगर आप सेम DC बाइसिंग करते हैं तो भाई दोनों के केस में जो एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट जो होगा वो रिमेन सेम रहेगा भाई, क्योंकि इनका कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सेम मैच करता है। अगला है इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0.9 देन बीटा इक्वल टू। तो भाई अभी जस्ट हम लोगों ने बीटा डिफाइन किया ना, अभी जस्ट प्रूफ किया था भाई। बीटा को अल्फा के टर्म में डिफाइन किया ना इधर, बीटा को भाई अभी ये लिखा ना अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा, ये समझ में आया? यानी बीटा इक्वल टू होता है अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा का मान दिया था भाई आपका 0.9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.9, क्या हो जाएगा 0.9 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0.1। तो भाई हट जाएगा 0.1, तो 9 बचेगा भाई, यानी इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इन अ ट्रांजिस्टर सिग्नल इज ट्रांसफर फ्रॉम अ सर्किट। तो भाई सिग्नल मतलब क्या भाई, हम लोग जो वीक सिग्नल दे रहा है, तो वीक सिग्नल हमेशा क्या होता है, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस पर शिफ्ट होता है भाई। ठीक है, ऐसा क्यों? तभी तो एम्पलीफिकेशन होगा भाई। जो RC होता है ना, RC को हम लोग आउटपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं या फिर कलेक्टर रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो इसका वैल्यू बहुत हाई होता है भाई। तो इसी के क्रॉस से तो भाई हम लोग लोड ले रहे हैं ना, तो इस पर ड्रॉप मेरा ज़्यादा होना चाहिए। समझ में बात को? जितना भाई ड्रॉप क्या होता है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V इक्वल टू हो जाएगा IC, ऊपर से जो करंट आ रहा है वो IC है, तो IC इंटू RC भाई। तो IC भाई मान लेते हैं मिली एम्पियर में कुछ है, लेकिन RC का मान ज़्यादा होना चाहिए ना, इसका वैल्यू ज़्यादा होता है, तभी तो भाई यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही आपके लोड के पास आएगा। समझ गए? तो ओवरऑल याद रखना है कि भाई आपका एम्पलीफायर के लिए, यानी एक अच्छे एम्पलीफायर के लिए इनपुट इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए और आउटपुट हाई होना चाहिए भाई। क्लियर है? तो लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते भाई, तब जाके आपका यहाँ पे एम्पलीफिकेशन होगा भाई। द एरो इन अ सिंबल ऑफ अ ट्रांजिस्टर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ। तो एरो का मतलब क्या होता है भाई, जैसे अगर आप इसका सिंबल देखते हैं ट्रांजिस्टर का, अगर आप सिंबल देखते हैं भाई इस तरीके का होता है ना, ठीक है भाई। तो मान लेते हैं यहाँ पे एरो बाहर तरफ निकला हुआ है, तो ये एरो क्या है, ये करंट को बताता है भाई, एमीटर करंट के डायरेक्शन को बताता है ये। और ये बाहर तरफ ऐसा मतलब कि NPN है, और PNP में क्या होता है, PNP में बस अंदर तरफ एरो हो जाता है भाई, ऐसे हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे PNP ट्रांजिस्टर भाई। तो ये एरो कुछ नहीं, एमीटर करंट को बताता है। और आपको पता है भाई करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है भाई, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट होगा ना, या फिर कहिए जिस डायरेक्शन में करंट भागता है उसी डायरेक्शन में आपके होल्स भागेंगे भाई, क्योंकि होल्स भी तो पॉजिटिव चार्ज है ना। ये करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट के कारण लिया जाता है भाई, समझ में आया? तो इसका क्या हो जाएगा, होल्स करंट इन द एमीटर भाई, क्योंकि होल को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो भाई जो होल का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में आपका करंट बहता है। तो यहाँ पे जो आपने एरो दिखाई है करंट का डायरेक्शन सबसे क्या कि भाई NPN में होल इस तरीके से भाग रहे हैं और PNP में होल इस तरीके से भाग रहे हैं भाई।
इलेक्ट्रॉन मत मार दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का मतलब भाई ये इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को नहीं बता रहा है, ये करंट का डायरेक्शन बताता है। करंट हमेशा क्या है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण हम लोग कंसिडर करते हैं भाई, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं करंट का। अगला, द लीकेज करंट इन अ कॉमन एमिटर अरेंजमेंट इज दैट। देखिए भाई, हम लोगों ने अभी जस्ट प्रूफ किया, जब हम लोगों ने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा भाई, तो इसमें कलेक्टर करंट क्या था, कलेक्टर करंट था मेरा अल्फा इंटू आई प्लस ICBO, इसको हम लोगों ने लीकेज करंट बोला था जब बेस मेरा ओपन था भाई। ठीक है, ये किसके लिए है, कॉमन बेस के लिए भाई। अब भाई ये कॉमन एमिटर, तो कॉमन एमिटर में भी जस्ट डिफाइन किया, ये होता है बीटा इंटू IB प्लस यहाँ पे अभी जस्ट प्रूफ किया ना, बीटा प्लस 1 ICBO, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं बीटा इंटू IB 1/1 माइनस अल्फा इंटू ICBO। समझ गए? तो यहाँ पे देखिए, तो यही तो लीकेज करंट है ना भाई, ये मेरा लीकेज करंट कहलाता है। तो इसमें लीकेज करंट क्या है, ICBO के बराबर है। लेकिन भाई जब हम लोग कॉमन एमिटर में आते हैं तो कॉमन एमिटर क्या इतना टाइम्स मेरा बढ़ गया है लीकेज करंट, बीटा प्लस 1 टाइम्स बढ़ा होता है भाई। तो ये लीकेज करंट इन अ कॉमन एमिटर अरेंजमेंट क्या होता है, मोर देन इन CB। कितना मोर देन, तो बीटा प्लस 1 टाइम्स या फिर कहिए 1/1 माइनस अल्फा टाइम्स ज़्यादा होता है। अगला हीट सिंक भाई, तो हीट सिंक हम लोग क्यों लगाते हैं, आपने ट्रांजिस्टर देखा होगा, ट्रांजिस्टर जो है ना आपका भाई कुछ इस तरीके का डिजाइनिंग होता है। देखिए हीट सिंक का दिखा देता हूँ, क्योंकि ट्रांजिस्टर बहुत छोटा है ना भाई, वो गर्म होता है, तो गर्म होने के चलते क्या होगा आपका, खराब हो सकता है भाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से एक एल्युमिनियम का पीस चिपका देते हैं उसके ऊपर, ये सब हीट सिंक है भाई। ठीक है ना, हीट सिंक इन ट्रांजिस्टर कर देते हैं। ठीक है भाई, ये देखिए, ये आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ ब्लैक कलर का, उसके पीछे में देखना ना हीट सिंक लगा हुआ है। तो भाई इसका सरफेस एरिया बढ़ा देने से क्या है, जितना गर्म हो मतलब एरिया बढ़ेगा भाई, तो जल्दी ये ठंडा हो जाएगा ना, उतना जल्दी भाई ये हीट को बाहर फेंकेगा। तो इसी को हीट सिंक बोलते हैं, बाहर से जो एल्युमिनियम केस लगा हुआ है। ठीक है, तो अंदर के टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता, तो ये प्रिवेंट द एक्सेसिव टेम्परेचर राइज भाई। अगला, द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ अ ट्रांजिस्टर भाई, तो सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो होता है आपका सिलिकॉन भाई। ठीक है ना, सिलिकॉन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, द कलेक्टर बेस जंक्शन इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। बैटरी देखते हैं भाई, ओके फटाफट करते हैं। देखिए, कलेक्टर बेस जंक्शन इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज अ, तो भाई कलेक्टर बेस हमेशा क्या होता है, रिवर्स बाइस होता है भाई। ठीक है, तो रिवर्स बाइस ऑल द टाइम हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीफायर लिख दिया ना, तो एम्पलीफिकेशन होता है एक्टिव मोड भाई। एक्टिव मोड के लिए कंडीशन होता है भाई, बेस कलेक्टर को हमेशा रिवर्स बाइस और बेस एमिटर को फॉरवर्ड बाइस। अगला है, इन NPN ट्रांजिस्टर P रीजन इज कॉल्ड, तो भाई N मेरा एमिटर, P मेरा बेस और ये मेरा कलेक्टर, तो भाई P वाला रीजन जो है बेस कहलाएगा। अगला है, इन NPN ट्रांजिस्टर मेजॉरिटी कैरियर भाई, तो NPN में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई। अगला है, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर फ्रॉम द एमिटर्स, तो भाई एमिटर से जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं, बेस में बिना रुके कलेक्टर में जंप कर जाते हैं भाई। समझ में आया? तो आर लॉस्ट इन कलेक्टर, नहीं भाई लॉस्ट नहीं होते हैं, रिकम्बाइन नहीं होता है, रिकम्बाइन नहीं तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा, कलेक्टर में पहुंचते हैं, लॉस्ट नहीं होते भाई, ध्यान देना है। अगला है, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इक्वल टू अभी जस्ट पढ़ा है भाई, अल्फा कॉमन बेस में डिफाइन करता है, करंट गेन है आपका, ये होता है आउटपुट करंट बटा इनपुट, तो आउटपुट करंट मेरा IC और इनपुट करंट मेरा I, और ये हमेशा लेस देन 1 होता है। अगला है, IC भाई दिया हुआ है, I दिया हुआ है, आपको अल्फा बताना है, तो अल्फा कुछ नहीं भाई IC बटा I को बोलते हैं हम लोग। IC क्या है मेरा 0.95 मिली एम्पियर, I कितना है 10 मिलियन, तो मिली एम्पियर मिलियन कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे भाई कितना आएगा 0.95 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीटा, तो बीटा क्या होता है भाई, बीटा होता है IC बटा IB भाई, थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला है, द बेस एमिटर, लिखा ना, द बेस एमिटर जंक्शन इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज अ, तो बेस एमिटर हमेशा क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस होता है भाई। ठीक है ना, फॉरवर्ड बाइस ऑल द टाइम। ठीक है भाई, अब लास्ट क्वेश्चन है, सो द ट्रांजिस्टर इन अ कॉमन बेस अरेंजमेंट दिया, द लीकेज करंट इन अ कलेक्टर रीजन भाई, तो लीकेज करंट कितना है बताते हैं, आते भाई क्वेश्चन पे पहले, एक मिनट कहाँ गए हम लोग, यहाँ पे ये, तो भाई इसमें लीकेज करंट पूछा ना, तो लीकेज करंट तो यही तो होता है कॉमन बेस में, ICBO के बराबर है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में भाई हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को कर लेंगे, और मे बी हम लोग का भाई नेक्स्ट चैप्टर में पूरा 100 का 100 खत्म हो जाए, क्योंकि मोर देन 50% हम लोगों ने कर लिया है। ऐसे आगे के न्यूमेरिकल से भाई तो देखते हैं किस तरीके का लेवल रहता है, उससे आप हम लोग टाइम देंगे।